पहली लाइन में 5 एक्सपर्ट्स हैं। उनमें से 3 अरमान सर की टीम चुनते हैं और उनमें से 2 कोकिला मैडम की टीम चुनते हैं। वोटिंग शुरू हो गई और अहम जोशी की वोटिंग की आवाज भी गूंज उठी। पिछले राउंड की तरह पहली लाइन में 5 एक्सपर्ट्स की वोटिंग अभी भी 3-2 है। राहुल को जरा भी हैरानी नहीं हुई। अब उसको इस मामले में घपले की समझ पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। ये न्यू वॉइस उसके लिए सिर्फ एक आम सा कंपटीशन है। जीतने से थोड़ा फेम बढ़ सकता है, लेकिन हारने से कुछ नहीं होने वाला। अखिल को देखकर वो काफी शांत था, लेकिन अखिल जब स्टेज के बीच में लौटा तब उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। लेकिन जब उसने मेंटर के वोट को देखा तो उसने वही महसूस किया जो उसने पहले किया था, और यहाँ तक कि उसने एक रहस्यमयी मुस्कान भी दी। इस समय अखिल ने मन ही मन सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना अच्छा गाते हो राहुल, लेकिन जैसे ही एक और वोट मेरे पास आएगा तुम हार जाओगे। दूसरी लाइन में 9 एक्सपर्ट्स हैं। उनमें से 5 टीम अरमान का सपोर्ट करते हैं और 4 टीम कोकिला का सपोर्ट करते हैं। दूसरी लाइन का रिजल्ट भी पिछले राउंड के जैसा ही था। अरे ये सब सच में बिक गए हैं शायद, इसलिए वो राहुल को वोट नहीं दे रहे हैं। ये वोटिंग किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक सिंगिंग स्टार्स को वोट नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? हमने राहुल के 2 गाने सुने, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। अहम जोशी की वोटिंग सुनकर राहुल शांति से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था और वो आने वाले रिजल्ट का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन शायद ऑडियंस ने तो पहले ही हार मान ली थी। सभी ऑडियंस खड़ी हो गई और कुछ जोशीले लोग तो एक एक करके एक्सपर्ट्स को घूरते हुए एक्सपर्ट सीट्स की तरफ जाने लगे। बाकी ऑडियंस भी बहुत गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्द ही यहाँ तोड़फोड़ शुरू होने वाली है। न्यू टीवी के पूरे नंबर 1 स्टूडियो हॉल में हलचल थी। ऑडियंस सामने वाले एक्सपर्ट सीट्स के चारों ओर जमा हो गई थी। इन लोगों ने अपना आपा खो दिया है। राहुल के साथ ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। क्या उन्हें मारें? ऑडियंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। सभी ऑडियंस, चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, चाहे वो किसी भी तरह की नौकरी करते हो, चाहे वो वर्कर हो या एम्प्लॉय, वो सभी जोश में हैं और सभी राहुल के सपोर्ट में खड़े थे। राहुल के पहले गाने को सुनने के बाद ही उन्होंने राहुल को अपना दिल दे दिया था। स्पेशली दूसरे वाले गाने के बाद तो वो राहुल के लिए पागल हो गए थे। राहुल के गानों ने उन्हें झकझोर दिया था। वो ऑडियंस जो पूरी तरह से राहुल के फैन बन गए हैं, वो चाहते थे कि एक्सपर्ट्स के सभी वोट राहुल के होने चाहिए। इस राउंड में भी वोटिंग सेम ही हुई, 26 और 25, जो अभी भी गलत है। ऑडियंस ने देखा कि राहुल को ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, जो आम बात नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स और वोटिंग के अंतिम राउंड के दौरान ऑडियंस नाखुश थे। इसीलिए अनिल कुमार ने पहले ही न्यू टीवी के सभी सिक्योरिटी को नंबर 1 हॉल में बुला लिया था। लेकिन इस मौजूदा हालात में 30 से 50 सिक्योरिटी गार्ड्स भी वाकई काफी नहीं है। वो इन हालात को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो सिर्फ ऑडियंस के सबसे बाहरी घेरे को ही संभाल सकते हैं। क्या करूं? अनिल कुमार स्टेज के किनारे खड़े थे और पूरी तरह से परेशान थे। हाँ, एक काम करो, पुलिस को बुलाओ। बड़बड़ाते हुए अनिल कुमार ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वो 100 नंबर पर कॉल करने ही वाले थे कि ये तुम क्या कर रहे हो? किशोर सोलंकी ने अनिल कुमार की ओर देखा और कहा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस बुलाना चाहते हो? हालात अभी भी बहुत नाजुक थे। अनिल कुमार ये भूल गए थे कि न्यू टीवी के मालिक उसके पास ही खड़े थे। किशोर सोलंकी के शब्दों को सुनकर वो अवाक रह गया। लेकिन किशोर, अगर हमने पुलिस को फोन नहीं किया तो? ये मेंटर्स, क्या आप इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? ये सब इंडस्ट्री के महारथी हैं, इनके साथ हम ऐसा नहीं होने दे सकते, अनिल कुमार ने घबराते हुए कहा। किशोर सोलंकी ने अनिल कुमार की बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, तुम बाद में उन एक्सपर्ट्स को अलग करना जिन्होंने अभी राहुल को वोट नहीं दिया है, और उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं समझता हूँ। न्यू वॉइस ऑफ भारत की प्लानिंग से लेकर तैयारी तक टीम को लीड करने वाले अनिल कुमार ने ही सब कुछ अरेंज किया था और एक्सपर्ट्स को भी उन्हीं ने इनवाइट किया था। वैसे एक्सपर्ट्स में म्यूजिक सर्कल के कुछ फेमस नाम हैं। किशोर कुमार के लिए वो बहुत छोटे लोग हैं, इसीलिए किशोर कुमार उन्हें नहीं जानते हैं। नंबर 1 स्टूडियो हॉल देखते देखते एक मछली बाजार जैसा नजर आने लगा। किशोर कुमार ने आगे कहा, इसके अलावा अब राहुल के पास जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे क्या कहकर मनाते हो, पर उससे ऑडियंस के गुस्से को शांत करने के लिए हेल्प मांगो। तुम यहाँ के चीफ डायरेक्टर हो, तो तुम्हें ही ये सब बंद करना होगा। हाँ, अनिल कुमार ने सिर हिलाया और सीधे स्टेज की ओर चल पड़ा। स्टेज पर राहुल ने ऑडियंस को एक्सपर्ट्स की सीट्स को घेरते हुए देखा। वो इस एक्साइटमेंट को बिना किसी डिस्टरबेंस के देखे जा रहा था।
वैसे तो बहुत सारी ऑडियंस भाग रही थी, लेकिन कुछ लोग एक दूसरे को रोके हुए थे ताकि कोई भगदड़ ना हो। ऑडियंस की भारी संख्या सिर्फ चक्कर काट रही थी, कुछ भी कर नहीं पा रही थी। राहुल की हालत से उल्टा अखिल की हालत इतनी खराब थी कि इसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता था। डरते हुए अखिल ने अपने दिल में और ज्यादा डर महसूस किया। उसे गुस्सा आ रहा था कि राहुल के इतने फैंस क्यों हैं, ये ऑडियंस राहुल को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और ये एक्सपर्ट्स इतने कायर क्यों हैं, जबकि राहुल एक मुस्कुराहट के साथ हक की लड़ाई को देख रहा था। अनिल कुमार दौड़ा और राहुल के पास गया। अरे डायरेक्टर अनिल कुमार। राहुल ने अपना सिर घुमाया और नजरें घुमाई और कहा, क्या बात है? उसने अनिल कुमार को पहचान लिया। पिछली बार जब वो एक शो रिकॉर्ड करने के लिए आया था तो होस्ट के रूप में अनिल कुमार ने मिस्टर पलाश और राहुल को एक साथ खाना खाने के लिए इनवाइट किया था। वो एक दूसरे को ज्यादा तो नहीं पहचानते थे, लेकिन जान पहचान तो कहा ही जा सकता था। अनिल कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, क्या आप ऑडियंस के इमोशन को शांत करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं? अगर ये चलता रहा तो हमारा शो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। डायरेक्टर अनिल, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? राहुल ने सीधे मना कर दिया। और मुझे नहीं पता है कि ऑडियंस ऐसे क्यों हो रही है, इसलिए अनिल कुमार की हालत खराब थी। तो राहुल, ये ऑडियंस इतनी चिड़चिड़ी इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें मिले एक्सपर्ट्स के वोट से खुश नहीं है। अगर तुम आगे आकर उन्हें रोकोगे तो ऑडियंस तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। इसके अलावा बहुत सारी ऑडियंस अब एक साथ इकट्ठा हो चुकी है। हादसा होना लाजमी है और ये उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। ये कहते हुए अनिल कुमार ने अहम जोशी की तरफ भी हाथ बढ़ाया। उसे उम्मीद थी कि अहम जोशी भी उसे राहुल से बात करने में हेल्प करेगा। असल में अहम जोशी की ऑडियंस को अलग अलग तरह से रिएक्ट करते देखने की आदत थी, लेकिन आज कुछ ऐसा माहौल था जो उसके कंट्रोल से बाहर था। ऑडियंस की खातिर अहम जोशी भी थोड़ा नरम पड़ गया। राहुल, तुम ऑडियंस को संभालने के लिए आगे आ सकते हो। ऑडियंस अभी तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। प्लीज उन सभी को अपनी सीट्स पर वापस जाने के लिए कहो। राहुल ने कुछ बात नहीं की। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, अनिल सर, मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। अनिल कुमार ने बार बार सिर हिलाया। वो एक सुझाव तो क्या, इस समय तो वो 10 सुझाव भी सुन सकता था। भले ही आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन अगली रिकॉर्डिंग से अगर हम नया रूल शुरू करें तो मेरा मतलब है कि एक्सपर्ट्स का वोट देने का अधिकार छीनकर ऑडियंस को दे देना चाहिए। राहुल ने अनिल कुमार की आंखों में देखा और कहा, अब से ऑडियंस वोट करेगी। पार्टिसिपेंट्स के गाना खत्म करने के बाद 500 से अधिक ऑडियंस तुरंत वोट करेगी और वोटिंग को रियल टाइम फॉलोअप के लिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। शायद ऑडियंस के वोट इतने प्रोफेशनल नहीं हों, लेकिन कम से कम उन्हें अपने विचारों के अनुसार वोट करने को तो मिलेगा, और ये उन एक्सपर्ट से बेहतर है जो कि बिक गए हैं। अनिल कुमार ने तुरंत अगले प्रोग्राम के लिए वोटिंग सिस्टम को बदलने का फैसला किया। राहुल की बात को सुनकर उन्होंने अचानक से कहा, ठीक है, यही करते हैं। जी बस इतनी सी ही बात है। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, अगर आपको एक और चीज जोड़नी है तो रिकॉर्डिंग के लास्ट में प्रोग्राम टीम ऑडियंस से माफी मांग ले। वेल, अनिल कुमार सोचने लगा, क्या आप नहीं कर सकते? राहुल ने भौं चढ़ा ली। ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम हमसे क्या चाहते हो, उसने राहुल से कहा और पलटा तो देखा कि ऑडियंस के कुछ लोगों ने एक्सपर्ट्स की ओर इशारा कर दिया था। इस बार अनिल कुमार सच में जल्दी में थे। प्लीज जल्दी करो राहुल। राहुल ने अनिल कुमार पर नजर डाली, कुछ देर सोचा और कहा, अभी यहाँ पर एक पियानो होना चाहिए, ठीक है? प्लीज डायरेक्टर अनिल कुमार, स्टाफ को स्टेज पर एक पियानो लाने के लिए कहिए। अनिल कुमार को यह नहीं पता था कि राहुल क्या करने जा रहा है। उन्होंने किसी को बैक स्टेज से एक काला पियानो लाने की जुगाड़ की। पियानो को स्टेज के बीच में भेजा गया। उस भव्य स्टेज की रोशनी पियानो का पीछा कर रही थी। अनिल कुमार के अजीब चेहरे और अखिल के उदास एक्सप्रेशन के साथ राहुल उस पियानो के पास गया जिसे अभी अभी लाया गया था। पियानो के सामने बैठकर राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर मौन रहा। फिर अचानक उसने अपनी एक उंगली बाहर निकाली और बस एक की दबा दी। डिंग। म्यूजिक सुनकर भीड़ के सबसे बाहरी छोर पर खड़ी कुछ ऑडियंस का ध्यान स्टेज पर गया। हाँ? स्टेज पर पियानो कब आया? क्या तुमने उसे वहां बैठे हुए नहीं देखा? राहुल पियानो बजा रहा है। अरे हाँ, राहुल सच में पियानो बजा रहा है। ऑडियंस में जिन लोगों ने सबसे पहले स्टेज पर हलचल देखी वो एक के बाद एक अपनी सीट्स पर लौट गए, जबकि कुछ ऑडियंस इसका वेट कर रही थी। राहुल की पतली उंगलियों ने पियानो कीज को हल्के से छुआ और अचानक तेज और फुर्तीली आवाजें सुनाई दी। सुरीले म्यूजिक ने सीधे उनके दिलों में दस्तक दी।
वाह, ये गाना बहुत अच्छा है। चलो चलो वापस बैठो और म्यूजिक सुनो। राहुल ने दोनों हाथों से ब्लैक और व्हाइट कीज को दबाया और सही तरीके से सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब और अंदर के घेरे में खड़ी ऑडियंस भी पियानो की आवाज से आकर्षित हुई और उन्होंने स्टेज पर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो वो सभी अचानक रुक गए। सभी ने एक दूसरे को देखा और अपनी सीट्स की ओर चल पड़े। किसी और कारण से नहीं, पर ये वास्तव में राहुल के बजाए गए पियानो का ही असर था। भले ही ये म्यूजिक का पहला ही हिस्सा था, लेकिन इसने ही उन्हें मदहोश कर दिया था। स्टूडियो नंबर 1 धीरे धीरे शांत हो गया। ऑडियंस अपनी सीट्स पर बैठ गई और सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राहुल के पियानो की धुन को चुपचाप सुनने लगे। और मेंटर्स की सीट पर बैठे चारों मेंटर्स भी स्टेज के बीचों बीच हैरानी से देख रहे थे। 4 मेंटर्स में अरमान और कुमार दोनों पियानो सीखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये एक नया गाना है ना? अरमान ने कुमार को देखा। कुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये गाना याद नहीं है। इस लेवल का पियानो बजाना मुझसे तो काफी बेहतर है। अरमान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच में नहीं जानता कि उसके पास क्या क्या टैलेंट है। राहुल की तकनीक और डेडिकेशन देखने लायक थी। उसने इस हिस्से को इतनी शानदार ढंग से बजाया, ऐसा लगा कि इस हिस्से में एक आत्मा है और ये सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। राहुल के हाथों से बज रहा ये म्यूजिक भावना से भरा हुआ था। यहाँ तक कि दोनों पियानो मास्टर्स कुमार और अरमान की भावनाएं भी उतार चढ़ाव किए बिना रह नहीं सके। अगर 2 मेंटर्स ऐसे थे तो उन 26 एक्सपर्ट्स का क्या ही कहना जिन्होंने राहुल को वोट दिया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से डूबे हुए उस म्यूजिक को सुनने लगे। अखिल जो स्टेज पर खड़ा था, एक पल के लिए अवाक रह गया। अहम जोशी और अनिल कुमार का हैरानी से मुंह खुला रह गया था। किशोर सोलंकी जो पर्दे के पीछे खड़ा था, वो भी अपने चेहरे पर खुशी के एहसास के साथ अपनी ठुड्डी को छू रहा था। ऑरेंज लाइट मीडिया के खरीदे गए एक्सपर्ट्स चुप थे और राहुल को गौर से देख रहे थे। नंबर 1 स्टूडियो हॉल में ऑडियंस जुनून की हालत में आ गई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हाथ और उंगलियां पियानो के म्यूजिक के साथ मिलकर चलने लगे। उन्होंने सब कुछ भूलकर खुद को उस मधुर धुन में डुबो दिया। क्या भीड़ वाकई सब कुछ भूल गई है? क्या राहुल सबको शांत करने में डायरेक्टर अनिल कुमार की हेल्प कर पाया है? क्या ये शांति आने वाले तूफान की निशानी है? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब म्यूजिक का ये हिस्सा धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया और हर कोई उसमें खोया हुआ था, तभी पियानो की आवाज अचानक बंद हो गई। अरे ये क्या हुआ? म्यूजिक बंद क्यों हो गया? ये म्यूजिक इतना छोटा नहीं हो सकता, है ना? ऑडियंस अब खुश नहीं है। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू मेरे दोस्तों, लेकिन सच में ये बस इतना ही था। राहुल पियानो से उठा और उसने ऑडियंस से कहा, अगर आप सच में इसे सुनना चाहते हैं तो मैं अगले महीने की शुरुआत में पूरे पियानो के हिस्से को पांडा म्यूजिक पर अपलोड कर दूंगा। ऑडियंस मूर्ख नहीं थी। वो ये समझ गए थे कि राहुल एक्सपर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर राहुल ने रोका नहीं होता तो एक्सपर्ट्स को लोगों ने बहुत पीटा होता। ऑडियंस नहीं जानती थी कि उन एक्सपर्ट्स की राहुल से क्या दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने इनके आइडियल राहुल के लिए वोट नहीं किया और उन्होंने ऐसा 2 बार किया। साफ है कि राहुल को निशाना बनाया गया है। मेरे दोस्तों, क्या ये कंपटीशन नहीं है? इसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है। अगर ये एक्सपर्ट्स मुझे वोट नहीं देते हैं तो उनके कोई कारण होंगे, लेकिन हम इस वजह से उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। राहुल ने अपनी इच्छा के ऑपोजिट जाकर एक्सपर्ट्स की ओर से ये कहा, मेरे लिए ऐसा करने के लिए मैं अपने सभी दोस्तों का पहले से ही बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन प्लीज अब और मत भड़किए। मेरे दोस्तों, प्लीज मुझे कुछ टाइम दो। अभी के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है? ऑडियंस अभी भी एक्सपर्ट्स को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जब राहुल ने भी उनके लिए गुहार लगाई थी तो ऑडियंस के पास इस मामले को और ज्यादा खींचे रखने का कोई कारण नहीं था। राहुल की बात सुनकर सब खत्म हुआ। अनिल कुमार ने प्रोग्राम के स्टाफ के ग्रुप को बुलाया और राहुल के साथ किए गए वादे को पूरा करते हुए स्टेज पर ऑडियंस से दिल से माफी मांगी। राहुल भी सोना और मिली को लेकर सीधे वेकेशन रिजॉर्ट होटल चला गया। होटल वापस जाते समय मिली ने राहुल को ऋतु से मिली सभी खबरें बताईं। राहुल ने बस चुपचाप सुना और बिना कुछ बोले खुद को आराम देने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। छोटी बच्ची सोना भी मिली के बाहों में आ गई और चुप रही ताकि उसके पापा को परेशानी ना हो। जब वो वापस होटल पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे।
वो तीनों प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल, क्या तुम्हें खबर मिली? इतना कहकर मिस्टर पलाश एक सूटकेस और धूल भरे जूतों के साथ सीधे कमरे में घुस गया। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। अरे भाई पलाश, तुम बिना पूछे ही अंदर क्यों चले आए? अगर अंदर कोई और हो तो? राहुल, जिसने अभी अभी दरवाजा खोला था, बेबसी से बोला। और कौन? पलाश ने सूटकेस को लिविंग रूम में रखा और सोफे पर आकर बैठ गया। क्या इसका मतलब यह है कि मिली भी मुंबई आई हुई है? भाई पलाश, तभी मिली बेडरूम से बाहर आई और पलाश को हेलो कहा। हेलो अंकल पलाश। सोना अपने नाइट सूट में थी और मिली की बाहों में बैठी हुई थी। पलाश ने अपनी आंखों से माँ और बेटी की तरफ देखा। वो सोफे से हुश के साथ उछला और उसने जल्दी से कहा, हाय हेलो। मिली, सोना को पहले सुला दो, मैं पलाश से कुछ बात करना चाहता हूँ। राहुल दरवाजे से वापस आ गया। ठीक है, आप लोग बात करो। मिली ने सिर हिलाया और वो सोना को लेकर वापस बेडरूम में चली गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मिली तुम्हारे साथ है? माँ और बेटी का दरवाजा बंद करते देख पलाश ने राहुल को थोड़ा गुस्से के साथ देखा। क्या तुमने मुझे मौका दिया? राहुल ने अपनी आंखें घुमाई। उसने रेफ्रिजरेटर से पानी की 2 बोतलें निकाली और कहा, तुम इतनी जल्दी में यहाँ क्यों आए? उस वीडियो को देखने के बाद मैंने मुंबई के लिए फ्लाइट का टिकट खरीदा। पलाश ने पानी का एक घूंट लिया और कहा, अब ये कामाक्षी सक्सेना क्या बला है? मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं तो उसे जानता तक नहीं। राहुल ने अपना सिर हिलाया और कहा, और मैंने अभी तक उसका कोई सबूत भी नहीं देखा है। फिर इसे संभालना आसान है। पलाश ने कहा, मैं कंपनी से किसी को एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करने के लिए कहता हूँ और कामाक्षी सक्सेना को पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने के लिए कहूंगा और फिर उससे माफी मांगने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने और तुम्हारी पर्सनल रेपुटेशन की भरपाई करने के लिए कहूंगा। नुकसान की कीमत 1 मिलियन रखूंगा। नहीं, राहुल ने पलाश के तरीके को मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि वो जेल जाए। राहुल सोना पर हुए हर वार का बदला ऐसे ही लेना चाहता है। सोना उसकी सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि वो कामाक्षी सक्सेना सोना को टारगेट करने की हिम्मत कर रही है तो उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है ना? पलाश एक पल के लिए ठहर गया। और अगर तुमने कामाक्षी सक्सेना पर मुकदमा भी किया तो उसे जेल भेजना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना मेरे तरीके का इस्तेमाल किया जाए और कुछ दाम लेकर मामला साफ किया जाए। पलाश इतने सालों से मीडिया कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसके सोचने का तरीका लंबे समय से बिजनेस के नाते ठीक ही रहा है। उसके लिए सब कुछ फायदे पर डिपेंड करता है। राहुल ने ठंडेपन से कहा, पलाश, मैं अपने लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं उसे अंदर नहीं भेज दूंगा, मैं कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अरे, ये पैसे के बारे में नहीं है। पलाश ने कहा, मुझे पक्की खबर मिली है कि कामाक्षी सक्सेना के पीछे टीवीलॉजी है। अगर तुम उसे एक वकील का लेटर भेजते हो तो टीवीलॉजी पक्का और बड़े लॉयर्स के पास जाएगा और अंत में फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। टीवीलॉजी। राहुल ने बात करना बंद कर दिया। अगर टीवीलॉजी सच में कामाक्षी सक्सेना के पीछे है तो ये मुकदमा सच में मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि ये मुकदमा नहीं जीता जा सकता, लेकिन ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। और टीवीलॉजी प्लेटफॉर्म पर तुम्हारे गाने उन्होंने हटा भी दिए हैं। पलाश ने बोलना जारी रखा, पहले तो खुद ही अफवाहें फैलाओ और फिर खराब असर पैदा करने के लिए खुद ही सारे गाने भी हटा दो और डाउनलोड शेयर भी हटा दो। वाह, टीवीलॉजी की ये सच में एक अच्छी प्लानिंग है। राहुल ने सोफे पर झुककर कुछ देर सोचा, फिर कहा, वकील का लेटर सीधे भेजो। अगर वो सोना को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे तो मैं कभी भी किसी को सोना को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? पलाश ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। तो ठीक है, मैं कल एक वकील रखूंगा और एक वकील का लेटर उस कामाक्षी सक्सेना को भेजूंगा। सिर्फ कामाक्षी सक्सेना ही नहीं बल्कि टीवीलॉजी भी। राहुल ने कहा, इतना अच्छा वकील करो जो टीवीलॉजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। तुम पागल हो रहे हो? पलाश ने घूर कर देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, सोना पर वार में नहीं सह पाऊंगा। तो चलो अब इसे और बड़ा करते हैं। राहुल ने कंधे उचकाए और कहा, इसके अलावा ये हमारे लिए एक अच्छा मौका भी है। अगले महीने की 4 तारीख को हम लोग स्टूडियो की ओपनिंग की घोषणा करेंगे और रिबन काटेंगे। ये मुकदमा ये मुझे और ज्यादा पब्लिसिटी देगा और हमें एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पलाश की आंखें चमक उठीं। असल में मैंने कुछ एड्स को चलाने के लिए 20 तारीख तक इंतजार करने की प्लानिंग बनाई थी और फिर रिबन काटने के दिन रिपोर्ट करने और साइन करने के लिए कुछ फेमस मीडिया को इनवाइट किया है। अब इसे देखते हुए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारे वकील का लेटर भेजा जाएगा
तो मीडिया मक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाएगी और तुम्हारे स्टूडियो की पॉपुलैरिटी सब जगह फैल जाएगी। तो हर चीज की एक अच्छी वजह होती है और एक बुरी वजह होती है। कभी कभी एक बुरी चीज अच्छी चीज में बदल सकती है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज शो रिकॉर्डिंग में बहुत गड़बड़ हो गई थी। कामाक्षी सक्सेना और टीवी लॉजी के बारे में बात करने के बाद राहुल ने पलाश को विस्तार से बताया कि आज रात क्या हुआ। इस वक्त के दौरान पलाश ने समय समय पर गुस्सा, खुशी और अलग अलग इमोशंस को दिखाते हुए राहुल की बातों को सुना। राहुल के बोलने के बाद पलाश ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा, तुम्हारा मतलब है कि 51 एक्सपर्ट्स में से 25 ने अलग बिहेव किया? क्या तुम्हारे पास इन लोगों के नाम हैं? मैंने पहले ही प्रोग्राम टीम से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है। इसमें एक्सपर्ट्स के नाम और फोटो हैं। बाद में मैं वीडियो एडिटर से कांटेक्ट करूंगा और तुम्हारे लिए इन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। इतना कहकर राहुल ने सिर हिलाया। मुझे तो शक है कि इन लोगों को रिश्वत दी गई होगी, नहीं तो दूसरे राउंड की वोटिंग पहले राउंड के बराबर होना नामुमकिन है, भले ही वो मुझे पसंद ना करें। इस मामले में किसी भी फैसले पर आना आसान नहीं है। पलाश ने कहा, हम भारत में हमेशा एंटरटेनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हाल के पिछले कुछ सालों में हमने एंटरटेनमेंट से जुड़े बहुत सारे कानून भी बनाए हैं। जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट के एरिया में कुछ नाम बनाया है वो कोई मूर्ख नहीं है। मुझे नहीं लगता वो रिश्वत लेकर कुछ सालों के लिए अंदर जाने का जोखिम उठाएंगे। लोग पैसे के लिए मरते हैं पलाश, राहुल ने कहा। हाँ ठीक है, पर यह बहुत ज्यादा है। पलाश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हैरान होकर कहा, क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके बारे में अच्छे से पता करो। इतनी जल्दी फैसला लेना सही नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं कल बाकी चीजों के बारे में बात करूंगा। अब मैं नहा धोकर आराम करने जा रहा हूँ। राहुल उठा और बाथरूम की ओर चला गया। पूरे दिन के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद पसीने की तो बात छोड़ ही दो, वो तन मन से थक गया था। अरे पर मैं कहाँ सोऊंगा? पलाश हक्का बक्का रह गया। वो तो सीधे यहाँ आ गया था और उसने कोई होटल बुक नहीं किया था। ऋतु भी इसी होटल में है। हमने उसके लिए एक बिजनेस सूट बुक किया है। हालांकि उस कमरे का मुकाबला प्रेसिडेंशियल स्वीट से नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये एक रात के लिए चल जाएगा। राहुल जो बाथरूम के दरवाजे पर चला गया था, उसने अपना सिर घुमाया, फिर पलाश पर नजर डाली और हंसा। तुम यार, क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते? पलाश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक और बेडरूम नहीं है? आज रात में उस कमरे में सो जाऊंगा। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक राहुल की तरफ से कार्ड उड़कर आया। पलाश ने जल्दी से उसे कैच किया और अपने हाथ में पकड़ लिया। रूम कार्ड? क्या मैं न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के सीईओ को दूसरे बेडरूम में रहने दे सकता हूँ? राहुल ने दरवाजा खोला और बाथरूम में चला गया। ये कार्ड तुम्हारे कमरे का है। ये अगले दरवाजे वाला ही प्रेसिडेंशियल स्वीट है। तुम पूरे दिन थक गए होगे, जल्दी से जाओ और सो जाओ। पलाश हल्के से मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना सूटकेस खींचा और राहुल के कमरे से निकल गया। राहुल नहा धोकर बेडरूम में चला गया, लेकिन कामाक्षी सक्सेना के टॉपिक ने एंटरटेनमेंट की बड़ी वेबसाइट्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तेजी से कब्जा कर लिया था। सबसे फेमस वीबो था। लगभग सभी यंगस्टर्स कामाक्षी सक्सेना, सोना की मां, राहुल ने अपनी पत्नी को जिंदगी से बाहर कर दिया और उसकी बेटी को छीन लिया जैसे सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। कामाक्षी सक्सेना के रिकॉर्ड किए गए ब्रेकिंग न्यूज वीडियो को रिलीज होते ही कई बार रिपोस्ट किया गया था। साथ ही साथ राहुल से जुड़े फैंस ने भी उसे रिपोस्ट किया था। कुछ ही घंटों में इस वीडियो का वीवो रिपोस्ट अचानक से 10 मिलियन से ज्यादा हो गया। इंटरनेट पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे। राहुल के फैंस को छोड़कर बाकी सभी लोग कामाक्षी सक्सेना की साइड में खड़े थे। कामाक्षी सक्सेना भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएट है। भले ही उसके ग्रेड बेहतर ना हो, फिर भी उसके पास कुछ एक्टिंग स्किल्स हैं। इसके अलावा वो सुंदर है और उसने बहुत सारे सबूत पोस्ट किए हैं। इसीलिए उसने बहुत जल्द लोगों का साथ पा लिया है। ये राहुल वैसे तो सीधा साधा दिखता है, लेकिन ये एक ढोंगी जानवर होगा, इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये सच में दिलचस्प है। कामाक्षी सक्सेना के वीबो वीडियो के नीचे जो लोग सच्चाई नहीं जानते हैं, वो राहुल को भला बुरा कह रहे हैं। वहीं राहुल के पास हर उम्र के फैंस हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जवान लड़के और लड़कियां हैं। इन आरोपों और इल्जामों को राहुल के फैंस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इन लोगों को अपने आइडल की बेइज्जती करने की परमिशन नहीं दे सकते थे। राहुल के फैंस कमेंट करने के लिए कामाक्षी सक्सेना के वीवो पर गए। उन्होंने कामाक्षी सक्सेना से कुछ ठोस सबूत पोस्ट करने की रिक्वेस्ट की। चुप रहो, इस मामले की अभी तक जांच नहीं की गई है। तुम राहुल की बेइज्जती क्यों करते हो? कामाक्षी सक्सेना, कुछ पक्का सबूत दिखाओ। क्या कोई पैटर्निटी टेस्ट है? अगर नहीं
तो फिर अफवाहें मत फैलाओ। कामाक्षी सक्सेना के वीवो पर लगभग 3 मिलियन फैंस थे, लेकिन जब उसने खुलासा किया कि वो सोना की मां थी और जब उसने राहुल पर इल्जाम लगाया तो फैंस का नंबर अचानक 1 मिलियन तक बढ़ गया और लगभग 4 मिलियन तक पहुंच गया। आखिरकार कौन है ये नई कामाक्षी और ये लड़की ये सब क्यों कर रही है? क्या सच में मोहन भार्गव इस लेवल तक गिर सकता है? आखिरकार इन सब में राहुल का रुख क्या होगा? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विला नंबर 19। कामाक्षी ने पहली मंजिल पर घूमते हुए अपने हाथ में एक हरे रंग का टैबलेट पकड़ा हुआ था। वो वीवो को स्क्रॉल कर रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में हंसती हुई नजर आ रही थी। क्या हुआ जान, तुम इतने खुश क्यों हो? तभी उसके पीछे एक झुकी हुई नाक और एक गठीले बदन वाला आदमी आया और उसने उसे गले लगा लिया। देखो देखो, मैं वीवो पर फेमस हो चुकी हूँ। कामाक्षी ने अपना सिर उठाया। दक्ष की आंखें खुशी से भर गईं। दक्ष ने कामाक्षी के चेहरे को तुरंत ही चूमा और कहा, सचमुच? फिर तो मैं सच में तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। मुझे यही नहीं पसंद। कामाक्षी ने दक्ष को हल्के से पीछे हटाया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि करण सिंघानिया का बेटा है। वैसे तो उसका नाम काफी पुराने जमाने टाइप का है, लेकिन वो सच में एक प्ले बॉय है। सालों से अपने पापा के फेम का फायदा उठाकर उसने कई फीमेल स्टार्स को परेशान किया है। ये कामाक्षी अभी उनकी फेवरेट है। लोग कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होनी चाहिए जो चुपचाप उसका सपोर्ट करती हो। दक्ष हंसा और उसने अचानक कामाक्षी को उठा लिया और कहा, आज मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। अगले दिन, क्योंकि राहुल कल सच में थका हुआ था, इसीलिए राहुल घोड़े बेचकर सो गया था। जब राहुल ने अपनी नींद भरी आंखें खोली तो उसने अचानक बिस्तर के पास एक काली परछाई देखी। अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि मिली ने एक गुलाबी स्पोर्ट्स वियर और एक प्यारा सा हेडबैंड पहना हुआ था। इस समय वो एक बड़े चश्मे के अंदर से राहुल को घूर रही थी। ओह गॉड, मिली, तुम सुबह सुबह क्या करना चाहती हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। राहुल चौंकते हुए चिल्लाया और लगभग बिना कपड़ों के बिस्तर से कूद गया। जागने तक तो वेट कर लेती। राहुल का रिएक्शन देखकर मिली हंसी। जब मैं पहले तुम्हारे पास आई थी तब मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि तुम सोते हुए सच में एक बच्चे की तरह दिखते हो। राहुल ने रजाई ऊपर खींची और कहा, मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम किस एंगल से एक लड़की लगती हो। तुम बिना सोचे समझे किसी लड़के के कमरे में यूं ही घुस आई और सोते हुए लड़के को डरा रही हो। मुझे तुमसे डर के भागना पड़ेगा। मुझसे भागने की क्या जरूरत है? मैं लड़की हूँ। जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम इतने शर्मीले क्यों हो? मिली ने शर्माते हुए कहा, तुम एक आदमी होते हुए भी इतने शर्मीले हो। अगर तुम्हारे फैंस को पता चल गया ना तो वो तुम पर हंसेंगे। तुम भी मुझ पर हंस रही हो, राहुल ने घूरते हुए कहा। वो तो अच्छा है कि मुझे रजाई ओढ़कर सोने की आदत है, नहीं तो आज मेरी इज्जत खतरे में पड़ जाती। मेरा तो भारी नुकसान हो जाता। इसके बारे में बोलते हुए राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अभी भी एक जवान आदमी हूँ। राहुल के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर मिली हंसते हुए फूट पड़ी। ठीक है, बेचारा बनने का ऐसा एक्सप्रेशन मत दो। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और थोड़ी देर में नाश्ता डिलीवर हो जाएगा। ओह, तो तुम पहले बाहर जाओ, मुझे बाथरूम जाना है। राहुल ने सिर हिलाया और मिली को जल्दी जाने का इशारा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम शर्मीले हो। मिली ने राहुल को एक मजे भरी नजर से देखा और कहा, जल्दी करो। मिली को कमरे से बाहर निकलते देख राहुल ने अचानक आह भरी। कुछ मिनटों के बाद जब राहुल ने पैकअप किया और लिविंग रूम में आया तो मिली और सोना पहले से ही डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे थे। सोना ने अपने हाथ में एक सैंडविच पकड़ा हुआ था और वो शेक पी रही थी। जब उसने राहुल को बाहर आते हुए देखा तो वो बुदबुदाई, पापा ये बहुत बढ़िया है। राहुल को लगा कि सोना उसे देर से उठने के लिए ताने कस रही है। मिली के सामने दूध का एक गिलास था और अब वो अपने हाथ में एक टैबलेट कंप्यूटर पकड़े हुई थी। सिर नीचे करके वो कुछ देख रही थी और उसके पास राहुल पर ध्यान देने का भी वक्त नहीं था। राहुल के दूध का घूंट लेने के बाद मिली ने अचानक कहा, राहुल, थोड़ी देर में खाने के बाद ऑनलाइन जाओ और इसे देखो। तुम फिर से इंटरनेट पर फेमस हो गए हो। अब हर फेमस साइट तुम्हारे और कामाक्षी के बारे में बात कर रही है। राहुल एक पल के लिए हैरान हो गया और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कामाक्षी ने फिर से कुछ बेवकूफी की है? तुम्हारे और उसके बीच झगड़े के अलावा और कुछ नहीं है। मिली ने सोना पर एक नजर डाली। मिली अब तक गुस्से में थी क्योंकि कामाक्षी ने सोना की माँ के नाम को यूज करने की हिम्मत की है। ये सब क्या है?
क्या ये सब कल नहीं हो सकता था जब न्यू वॉइस की रिकॉर्डिंग की गई थी? क्या ये वायरल हो गया है? इस घटना के अलावा राहुल सच में ये नहीं पता लगा सका कि और क्या है जो उसे इंटरनेट पर फेमस बना सकता है। ये देखो, ये अखिल है। मिली ने अपने चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। अखिल ने वीवो पर यह कहते हुए पोस्ट किया है कि तुमने अपने फैंस को उकसाया और न्यू वॉइस जूरी के मेंबर की पिटाई की। अब वो दर्शकों के दिल से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तुम्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू वॉइस के जजों की पिटाई? क्या बकवास है। मिली के चेहरे पर एक्सप्रेशन देखकर राहुल और भी परेशान हो गया। तो देखो, तुम ये खुद ही पढ़ लो। मिली सही तरीकों से बता नहीं सकी, इसीलिए उसने बस टैबलेट को उसके हाथ में सौंप दिया। राहुल ने टैबलेट लिया और कुछ देर के लिए उसे देखा और फिर उसने भौहें चढ़ा ली। आज हुआ एक नया खुलासा। अपनी पत्नी को बाहर निकालने और अपनी बेटी को छीन लेने के बाद राहुल ने फैंस को उकसाया और न्यू वॉइस के जजों की पिटाई करवाई। राहुल के फैंस ने न्यू वॉइस के जजों को हराया। झूठ या सच? क्या बीवी को छोड़कर बच्चे को छीन लेना सही है? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या वो ये बात मान रहे हैं? राहुल को ये सब पढ़कर अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सोना ने स्टूल से छलांग लगाई और जल्दी से दरवाजा खोलने लगी। हेलो अंकल पलाश। ये देखते हुए कि ये मिस्टर पलाश हैं, सोना बड़े प्यार से पेश आई। अरे, सोना बहुत जल्दी उठ गई। मिस्टर पलाश ने मुस्कुराते हुए सोना के सिर को छुआ और पूछा, क्या तुम्हारे पापा जाग गए हैं? सोना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। पापा अंदर हैं, मैं डाइनिंग रूम में खा रही हूँ। अंकल, आपने खाना खा लिया है? ये छोटी बच्ची सच में समझदार है और इसमें मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। अंकल ने खा लिया बेटा, आप खाओ। मिस्टर पलाश ने जवाब दिया। मैं पापा से मिलकर आता हूँ। रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सोना की बात सुनकर पलाश ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर ले गया। मेरे स्टार, पलाश बोला। राहुल और मिली ने मिस्टर पलाश को देखा। तुम दोनों बहुत जल्दी उठ गए। मिस्टर पलाश ने उन दोनों से मजाक किया। फिर सोना को वापस उसकी सीट पर बिठाया और उदास होते हुए कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि जिन न्यू वॉइस के जजों ने कल तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हें वोट नहीं दिए थे, उन्हें ऑडियंस ने बहुत पीटा था। मैंने सुना है कि कुछ लोगों के तो हाथ भी टूट गए हैं और अभी भी कुछ हॉस्पिटल में पड़े हैं। मुझे भी अभी पता चला। राहुल ने अपने हाथ से टैबलेट को हटाया और हक्का बक्का होकर कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक बार जब ये लोगों के बीच में आ गई ना तो तमाशा बन जाएगा। मिस्टर पलाश ने सिर हिलाया। हाँ, ज्यादातर इंडियंस को अभी भी बहुत आसानी से उकसाया जा सकता है। इस तरह की न्यूज कोई भी समझदार आदमी बता सकता है कि ये नकली है। कौन सा स्टार अपने फैंस को ऐसी बेवकूफी करने के लिए उकसाएगा? मिली की भौहें तनी थी और उसकी आवाज का लहजा थोड़ा सख्त था। उनका तरीका कुछ खास नहीं है, ये बहुत फालतू है। ज्यादातर लोग समझ सकते हैं कि ये एक अफवाह है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इन बेतुकी बातों में फर्क नहीं समझ आता है। मिस्टर पलाश थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने कहा, एक कदम पीछे हटते हुए, अगर राहुल मान लेता है कि ऐसा करने के लिए उसने कहा था, तो फिर राहुल लोगों का भरोसा खो देगा और एक बुरे नेचर वाले आर्टिस्ट के रूप में जाना जाने लगेगा। राहुल ने बात संभाली और कहा, अगर मैं इसे नहीं मानता और इसे जैसा है वैसे ही छोड़ देता हूँ तो ये लगेगा कि ऑडियंस का मूव है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा तो मेरे फैंस को लगेगा कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो अपने फैंस की जिंदगी और मौत की परवाह तक नहीं करता, और जो लोग परवाह नहीं करते वो अपने फैंस को खो देते हैं। ये अखिल तो सच में शातिर है, मिली ने गुस्से से कहा। अब हम 3 साथ में काम कर रहे हैं। मिस्टर पलाश ने सीधे चेहरे पर हाथ रखा और कहा, पहली चीज ये करते हैं कि एक बयान जारी करते हैं कि इस मामले का राहुल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, ऑडियंस को ढूंढना है जो कल वहां पर थी। और तीसरी चीज ये है। कहते कहते पलाश का चेहरा बन गया। मैंने राहुल की इज्जत पर उंगली उठाने के लिए अखिल पर मुकदमा करने के लिए एक कानूनी लेटर भेजा है। अब जब तक ये वीवो है तो मुझे लगता है कि मैं उस पर मुकदमा नहीं कर सकता। फिर से मुकदमा? राहुल एक पल के लिए हैरान हो गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बस मुकदमा करो। वैसे भी मुंबई के सफर में मैंने पहले ही 2 मुकदमे दायर कर दिए हैं और एक और बहुत ज्यादा नहीं होगा। तुम सच में लकी हो, मिस्टर पलाश ने कहा। ये पॉपुलैरिटी तुम्हारे स्टूडियो के उद्घाटन के लिए हो रही है, जिसका रिबन कटना अभी भी बाकी है। वैसे उसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि तुमने खुद एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है। मुझे डर है कि मीडिया तुम पर इल्जाम लगाने के लिए टूट ना पड़े। ये किस्मत है। राहुल हंसा और वो अफवाहों के कारण गुस्सा या उदास से ज्यादा हैरान था और इस सिचुएशन पर हंस रहा था। ठीक है, तुम जो कहते हो वही करते हो, कहकर पलाश राहुल की तरफ घुमा और बोला, मुझे तो अब फिर से बहुत भूख लगने लगी है। पलाश ने एक स्टूल लगाया
और डाइनिंग रूम में खाने की मेज पर आ गया। क्या कुछ और है? मैंने ठीक से खाना नहीं खाया है। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि तुमने खा लिया? राहुल ने मिस्टर पलाश को घूर कर देखा और कहा। सोना ने भी अपना सिर उठाया और मिस्टर पलाश को देखा। मैं खुश हूँ और थोड़ा भूखा हूँ, ठीक है? मिस्टर पलाश ने फिर एक सैंडविच उठाया और एक बाइट लिया। ठीक है, खाओ। राहुल को नहीं पता था कि हंसना है या गुस्सा करना है। नाश्ते के बाद राहुल और मिली को ट्रेजर हंट प्रोग्राम टीम से कॉल आई और प्रोग्राम टीम ने उन्हें लेने के लिए पहले ही एक कार भेज दी थी। तभी पलाश के फोन पर मैसेज आया। पलाश ने उस पर क्लिक किया और हैरानी से देखा। राहुल, ये क्या है? अरे यार, मेरे पास इंडिया में 2 मिलियन फैंस के साथ एक फैन सपोर्ट ग्रुप भी है। राहुल ने कहा। तुम यही चाहते थे ना कि हम उन ऑडियंस को ढूंढें जिन्होंने कल ऐसा किया था? तो मेरे पास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। 2 मिलियन फैंस वाला एक फैन सपोर्ट ग्रुप? मिस्टर पलाश का मुंह खुला रह गया और थोड़ी देर बाद उसने कहा, वाह क्या बात है, इतने सारे फैंस। राहुल, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ के टॉप सिंगर के भी इतने फैंस नहीं हैं जितने तुम्हारे हैं। तुम्हारे साथ एक सुपरस्टार की तरह बिहेव किया जाता है। सच में? राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कंधे उचकाए और कहा, वैसे भी यही काम आता है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। मिस्टर पलाश मान गया। वो एक पल के लिए झिझका और फिर उसने पूछना शुरू किया, वैसे अगर ये तुम्हारे फैंस ने नहीं किया था और ये सच में नाराज ऑडियंस थी तो हमें क्या करना चाहिए? राहुल ने अपने होठों को सिकोड़ा, कुछ देर सोचा और कहा, भले ही वो मेरे फैंस ना हो, पर मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। आखिरकार इस मामले की मेन वजह तो मैं ही हूँ। जब समय आएगा तो मैं उसे ठीक करूंगा, चाहे वो मेरी गलती हो या नहीं। मुकदमा करो और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करो। इंसाफ। मिस्टर पलाश ने अंगूठे से इशारा करते हुए कहा। हो गया। वैसे भी तुम मेरे न्यू आर्टिस्ट मीडिया के एक आर्टिस्ट भी हो और कंपनी इस मामले को अच्छे से संभालेगी। ठीक है। राहुल अभी भी थोड़ा हैरान ही था। पलाश राहुल को सब ठीक करने का हौसला दिलाता है। जब उनके रिश्ते की बात आती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां एक दूसरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती है। राहुल को पलाश पर पूरा भरोसा है। होटल में नीचे प्रोग्राम टीम की कार पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। प्रोग्राम टीम को ये अजीब नहीं लगा कि राहुल और मिली एक ही समय पर यहाँ मौजूद थे। इसकी बजाय उन लोगों ने एक कार कम ही भेजी। प्रोग्राम टीम की कार ने राहुल और दूसरे लोगों को पिक किया और चले गए। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो ट्रेजर हंट की टीम और कई और औरतें पहले से ही वहां पर इंतजार कर रही थीं और राहुल और बाकी लोग वहां आने वाले आखिरी लोग थे। क्या राहुल पर लगे इल्जाम सच होंगे? क्या राहुल इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ट्रेजर हंट की पूरी टीम राहुल और बाकी लोगों का इंतजार कर रही थी। प्रोग्राम टीम की कार वहां आ पहुंची। कार से उतरने के बाद राहुल और मिली ने सोना को अपने बीच में कर लिया और उसके हाथों को पकड़ कर चल दिए। सभी फीमेल गेस्ट वोटिंग करने लगी। बहुत खूब, तीनों लोगों का कितना सुखी परिवार है। तुम तीनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे हो, हर्ष ने मजे लेते हुए कहा। राहुल, तुम और मिली दोनों एक साथ कब हुए? बकवास मत करो, हम साथ नहीं हैं। मिली मुझे पसंद नहीं करती। राहुल ने नजरें चुराते हुए मिली को देखा और कहा। मिली मन ही मन मुस्कुराने लगी, पर उसके चेहरे पर एक चिढ़ने वाला भाव था। तभी अमृता ने घूरते हुए कहा, हर्ष, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? और राहुल, तुम दोनों हम सिंगल्स को क्यों चला रहे हो? इसके बाद हर्ष ने संकल्प को निशाना बनाया और कहा, तुम भी इस लाइन में नहीं हो। संकल्प की गर्लफ्रेंड है। नवीन ने संकल्प के कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए कहा, अमृता, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? अक्षय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अक्षय, जो अभी तक तो काफी मजे से सारी बातें सुन रहा था, वो नवीन की बातें सुनकर अचानक से लाल पड़ गया और अमृता से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एनी ने अक्षय को गले लगाया और कहा, नहीं, अक्षय मेरा है। अगर किसी ने मुझसे अक्षय को छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षय अब और ज्यादा शर्माने लगा। एनी ने मजे लेते हुए आगे बोलना शुरू किया। तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आई, ओहो तुम लोग! मिली ने इन सभी एक्टर्स को घूर कर देखा और शिकायत की, क्या तुम लोग थोड़ा सीरियस हो सकते हो? क्या हम सीरियस नहीं हैं? अमृता ने कहा। अमृता और राहुल एक दूसरे से जलते हैं। अमृता ने आगे कदम बढ़ाया और धीरे से सोना के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा,
राहुल, तुम्हारी बेटी बहुत ही प्यारी लगती है। इतनी छोटी सी एज में ही ये काफी सुंदर है। इसीलिए जब वो बड़ी हो जाएगी तो सोना इतनी सुंदर होगी कि कहर ढाएगी। आज बाहर जाने से पहले मिली ने सोना को बहुत अच्छे और सुंदर कपड़े पहनाए थे। बालों को एकदम प्रिंसेस की तरह बांधा था। साइड पोनी पर सुंदर हेडबैंड लटके हुए थे। लाइट येलो कलर के स्नीकर्स के साथ पिंक वन पीस ड्रेस पहने हुए सोना एक खूबसूरत छोटी प्रिंसेस दिखाई दे रही थी। सोना सुपर क्यूट बच्ची है। सही बोल रही हो, मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है, राहुल ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा। जब सोना की तारीफ होती है तो राहुल बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात को मानता है, पर अगर वहीं पे कोई सोना के बारे में कुछ बुरा या उससे गलत बोले तो राहुल उसकी हालत खराब कर देता है। अमृता सोना की तारीफ करती हुई राहुल के पास आई और उसकी आंखों में देखने लगी। राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। उसके दिल में अमृता के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर वो अमृता को एकदम से खुद से दूर नहीं कर सका। राहुल के साथ अमृता को देखकर मिली की आंखें लाल हो गईं। मिली अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। राहुल के लिए अपने दिल में ये फीलिंग होने पर मिली हैरान भी थी। अब वक्त हो गया था बोट पर बैठ के वापस से सुंदर स्पॉट पर जाने का। चलो चलो, क्या हम सारा टाइम यहीं निकाल देंगे? दूसरे डेस्टिनेशन पर चलने का वक्त हो गया है। हर्ष फुल जोश में चिल्लाने लगा। हर्ष गाइड की तरह एक्ट करने लगा। बोट पर आओ, प्रोग्राम टीम का हमें घुमाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। हम सबको घूमने के लिए, व्यू देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए खुद ही पैसों का इंतजाम करना होगा। हम प्रोग्राम टीम की अच्छी सोच का मिसयूज नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा, सबने सहमति जताई। ट्रेजर हंट प्रोग्राम टीम की सारी व्यवस्था कुणाल ने की थी। हर्ष के शब्दों को सुनकर उसने जल्दी से कहा, प्रोग्राम टीम ने आपके लिए पहले से ही अरेंजमेंट किया हुआ है। आप सभी रास्ते भर मजे कीजिए। अगर आपको कुछ और भी जगह घूमनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी लोग क्रूज पर सवार हुए। ये वो क्रूज शिप थी जिसमें 20 लोग सवार हो सकते थे। क्योंकि आज संडे है तो अक्सा बीच पर बहुत से लोग घूमने आते हैं। हालांकि राहुल और दूसरे लोगों ने सन हैट और बड़े धूप के चश्मे पहने हुए थे, पर फिर भी टूरिस्ट ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। दूसरी बोट्स पर और किनारों पर टूरिस्ट ने अक्सा बीच पर से गुजरने वाले क्रूज शिप की पिक्चर्स लेने के लिए अपने मोबाइल फोन और कैमरे निकाले। सोशल मीडिया पर एक्टिव टूरिस्ट ने सीधे वीवो पर फोटोज डाली जिनका कैप्शन था, गेस करो कि ये लोग कौन हैं। और फिर कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। इतने सारे टूरिस्ट से घिर जाने के बाद भी बोट पर बैठे स्टार्स को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब ये बात उनके लिए कुछ खास नहीं रही। वो सब इसके आदी हो चुके हैं। राहुल ने धूप का चश्मा पहन रखा था। वो अपने लेफ्ट हाथ में जूस की बोतल पकड़े हुए था और क्रूज शिप की खिड़की पर इत्मीनान से बैठा सीन एंजॉय कर रहा था। ये नजारे और शांति उसको बहुत अच्छी लग रही थी। बीते दिन की सारी नेगेटिव न्यूज ने उसको थोड़ा परेशान किया हुआ था, पर फिलहाल वो रिलैक्स था। अपनी जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव को राहुल बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। ये शिप पूरी तरह से सिक्योर था। कैबिन बहुत बड़ा था और छोटे बच्चों का बोट से गिरने का डर भी नहीं था। राहुल ने अपनी छोटी बच्ची सोना को भी बोट पर इधर उधर दौड़ने दिया। वैसे भी ये छोटी बच्ची सबको बहुत प्यारी है। सोना के साथ सबने काफी टाइम बिता लिया, इसीलिए उसके भागने दौड़ने से उन्हें कोई शिकायत भी नहीं होती। सोना खुश हो गई। फूल पर मंडराने वाली तितली की तरह वो कैबिन में घूमने लगी। थोड़ी देर के लिए खिड़की पर बैठी रही और फिर मिली के पास दौड़कर जाके हग करने लगे। सोना काफी खुशमिजाज किस्म की है। उसे देखकर राहुल को बहुत खुशी होती है। मिली और राहुल सोना की मस्ती देखते हुए पूरी जिंदगी यूं ही गुजार सकते हैं। अमृता सोना का हाथ पकड़कर उसके साथ खेलने लगती है। मिली को फिर से उससे चिढ़ होने लगती है, पर वो सबके सामने अपनी बच्ची को अपने पास नहीं लाती है। इसीलिए अमृता को आवाज लगाने लगती है, ये देखो अमृता, ये कितना खूबसूरत व्यू है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? अमृता इस बात से अनजान है। वो खुश होकर मिली के पास जाकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। राहुल मिली की इस हरकत को समझ रहा था। वो चुपचाप मुस्कुराता रहा। मिली का उसके लिए पनपता प्यार उसे महसूस हो रहा था। प्रोग्राम टीम ने जो एक्टिविटीज अरेंज की थी वो काफी अच्छी थी। क्रूज शिप पूरी सुबह अक्सा बीच के एरिया में घूमता रहा और फिर यहाँ कुछ देर के लिए रुका। सभी ने वहाँ थोड़ी मस्ती की और फिर आखिर में ये एक शहर के किनारे पर रुक गया। सोना राहुल की गोद में जाकर बैठती है। पापा, दोपहर हो गई है और मुझे अपनी स्ट्रेंथ वापस से पाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। तभी दोपहर के गेम्स खेलने के लिए मेरे अंदर ताकत आएगी। मुझे भूख लगी है पापा। हाँ बेटा, जैसे हम पहुँचेंगे सबसे पहले खाना ही खाएंगे, राहुल ने सोना को प्यार करते हुए कहा। जैसे ही बोट किनारे पर पहुंची, सोना ने रेत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो पापा,
कितने सारे शंख और सीप हैं यहाँ पर, क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ बेटा, राहुल ने सोना के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, जब हम घर वापस जाएंगे तब पापा आपके लिए बैग भरकर सीप ले चलेंगे, ठीक है? ठीक है। सोना ने एक्साइटेडली अपने नन्हे हाथों से ताली बजाई। मैं अपनी फ्रेंड को भी सीप दे दूंगी, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ठीक है, पापा आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भी लाएंगे, राहुल ने सोना से वादा किया। हाँ। सोना ने अपना सिर हिलाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिली को चुपके से देखा। मिली ने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ा मस्ती करते हुए कहा, शैतान बच्ची, तुम अपनी बातें मनवाने में बहुत अच्छी हो। देखो अब मैं रात में तुम्हारे साथ क्या क्या मस्ती करती हूँ। अरे मुझे बताओ, इस एरिया का नाम क्या है? संकल्प ने चारों ओर देखा, लेकिन वो इस एरिया का नाम नहीं जान पाया, इसीलिए उसने पूछा। इसे अंधेरी टाउन कहा जाता है, कुणाल ने आकर समझाया। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और स्नैक्स शॉप्स के अलावा इस एरिया के नॉर्थ में एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है, जहाँ टूरिस्ट के घूमने और बच्चों के खेलने के लिए एक जगह है। एक प्लेग्राउंड? संकल्प की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से कहा, क्या कोई रोलर कोस्टर है, या फिर क्या कोई हॉन्टेड हाउस है, और क्या कोई बंजी जंप है? मैंने लंबे समय से इन चीजों का मजा नहीं लिया है। संकल्प ने जिन 3 झूलों का जिक्र किया, उनके नाम सुनकर फीमेल गेस्ट के चेहरे भी खिल उठे। कोई भी लड़की डरी हुई नहीं थी। नहीं, कुणाल ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि ये एरिया बहुत ही सीमित है। इधर ऐसी कोई भी बड़ी चीज नहीं है। यहाँ वो सभी गैजेट्स हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। यहाँ सभी आराम देने वाली चीजें हैं। ये बहुत बोरिंग है। संकल्प ने तुरंत अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको नहीं लगता कि ये दिलचस्प है? मुझे लगता है कि यही ठीक है, हम आराम से खेल लेंगे। अमृता ने संकल्प को घूरते हुए कहा। ऐसा है कि मैं भी मजा करना चाहती हूँ। ये सही है, हम वहाँ पर सोना को भी ले जा सकते हैं, अमृता ने सुझाव दिया। वैसे भी हमारे पास अभी भी बहुत समय है, तो दोपहर के खाने के बाद हम छोटे प्लेग्राउंड में खेलने जा सकते हैं। जैसे ही सबने सुना कि यहाँ के छोटे से प्लेग्राउंड में मजेदार चीजें हैं, तो सभी ने खेल के मैदान में खेलने जाने के लिए दौड़ लगा दी। मैं भी लंबे समय से प्लेग्राउंड में नहीं गई हूँ, चलो फिर साथ चलो। राहुल और मिली भी सोना को प्लेग्राउंड में खेलने के लिए ले जाने को बिल्कुल तैयार हैं। कुछ मेल गेस्ट दूसरी जगहों पर घूमने जाना चाहते थे, लेकिन लड़कियों के एक्साइटमेंट को देखकर वो भी मान गए थे। टूरिस्ट मशहूर हस्तियों से मिलने के इरादे से इस जगह पर आते थे। राहुल और दूसरे लोगों ने प्लेग्राउंड में इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्हें वहाँ एक छोटा होटल दिखा और उन्होंने तुरंत ही खाने का ऑर्डर कर दिया। इस छोटे होटल के शेफ बहुत अच्छे हैं और यहाँ का खाना बहुत सिंपल और अच्छा है। खाना खाकर आखिरकार सोना के पेट के चूहे चुपचाप बैठ गए, राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर सब हंसने लगे। खाना खाने में लगभग 2 घंटे लग गए और ज्यादातर समय बातें करने और एक दूसरे से घुलने मिलने में बीत गया। इन 2 दिनों के लिए इंटरनेट पर राहुल का नाम सुर्खियों में था। चाहे वो ट्रेजर हंट प्रोग्राम टीम के मेंबर्स हों या गेस्ट, वो सभी स्मार्ट लोग हैं और आपस में एक दूसरे के बारे में सब बातें पता रखते हैं और सब समझते भी हैं। उन सभी को राहुल के साथ हुई घटना का पता था। सब ने राहुल को सपोर्ट करने वाली बातें ही कही और अफवाह फैलाने वालों की निंदा की। हर्ष, नवीन, संकल्प और दूसरे लोगों ने मौके पर कुछ फोन कॉल्स किए। हालांकि राहुल को नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से अंदाजा लग रहा था कि ये मनोरंजन उद्योग का कोई एक बड़ा व्यक्ति ही होगा। राहुल ने भी उन तीनों के प्रति आभार व्यक्त किया। हेमंत, जो आमतौर पर बाहर नहीं पीता है, उसने हर्ष और दूसरे लोगों के साथ बियर की 3 बोतलें पी ली। दोपहर के लंच के बाद लोगों का एक ग्रुप अंधेरी टाउन की ओर चल पड़ा। छोटे प्लेग्राउंड के गेट पर कई तरह के कार्टून्स के हवा वाले मॉडल दूर से ही देखकर सोना की आंखें उत्साह से चमक उठी। सोना एक कार्टून मॉडल की ओर दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, पापा जल्दी से देखो, वहाँ कितने सारे कार्टून्स हैं। वाओ, एक बदसूरत बतख का बच्चा भी है। सोना, क्या तुम इन कार्टून कैरेक्टर्स को जानती हो? हेमंत भी सोना के पीछे पीछे गया और उत्सुकता से पूछने लगा, जो कहानी पापा ने आपको सुनाई थी, क्या वो कहानी इन कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में ही है? हाँ, ये इन्हीं कार्टून्स की कहानियां थी। सोना बस ये कहने ही वाली थी कि उसके पापा ने ही कार्टून पिक्चर बनाई है, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसके पापा ने उसे बाहर के लोगों को इस बारे में बताने के लिए मना किया था, इसीलिए वो रुक गई। क्या सोना राहुल का सच बता देगी? क्या मिली और राहुल इस बार भी जीत पाएंगे? क्या प्लेग्राउंड में सबको मजा आएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस बार हेमंत ने बीच में उछल कर कहा, अरे मुझे अचानक याद आया, फेरी टेल्स की बुक को सोना की गुड नाइट स्टोरी कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि लेखक राहुल की भी
सोना नाम की एक बच्ची है। मिली ने मुस्कुराते हुए राहुल को देखा और कहा, क्या पता, कौन जानता है, शायद सच में ऐसा हो। हर्ष को बच्चे बहुत पसंद हैं और सबसे ज्यादा तो सोना का दिया हुआ प्यार, जो कि साफ और सच्चा है। हर्ष को इस प्यार से बहुत लगाव है। भले ही लेखक राहुल की भी सोना नाम की बच्ची हो, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो बच्ची हमारी सोना जितनी प्यारी तो हो ही नहीं सकती। राहुल बोला, क्या तुमने क्या कहा, हमारी सोना सबसे सुंदर है? सोना की तारीफ सुनना राहुल का सबसे पसंदीदा काम है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी लोग सोना की तारीफ करते हैं, चाहे फिर वो उसकी मासूमियत की तारीफ करें या सुंदरता की। वहाँ मौजूद सभी कॉम्पिटिटर्स आपस में सोना और राहुल की, यानी कि सबसे पॉपुलर फेरी टेल्स ऑथर और पोएट राहुल की बातें करने लगे। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने उसके बारे में शिकायत, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लेखक राहुल की ही बात कर रहे थे। राहुल, तुम अब जब भी नया गाना बनाओ तो उस गाने में तुम अपनी सोना का नाम भी लेके आना। ये सही है। जब वो लेखक राहुल अपनी सोना के बारे में लिखकर उसको पॉपुलर बना सकता है, तो फिर हमारा ये सिंगर राहुल सोना के बारे में गाकर हमारी सोना को भी पॉपुलर बना सकता है। क्यों राहुल, सही है ना? राहुल ने इन सबको अपने बारे में बातें करते हुए सुना, लेकिन वो अपना बचाव करने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए कुछ बोल नहीं सका। वो कर भी क्या सकता था? आखिर उसने अपने आप को दुनिया से एक लेखक के रूप में छुपा जो रखा था। उसने अपनी बुराई सुनते हुए मन ही मन कहा, ठीक है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। राहुल सच में ये सब बातें और सहन नहीं कर सकता था और वो अब इसे सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। सोना का नन्हा हाथ पकड़ते हुए राहुल ने कहा, चलो प्लेग्राउंड में चलते हैं। बात तो ये है कि सोना पिछले कुछ सालों से सिर्फ मिली के साथ थी और तब शायद ही कभी वो अपनी मम्मा के साथ खेलने के लिए बाहर जाती थी, लेकिन आज आखिरकार उसे अपने पापा और अपनी मम्मा के साथ खेलने का मौका मिला और इसी वजह से वो आज सच में काफी खुश है। सोना काफी खुश थी। उस टाइम वो प्लेग्राउंड में काफी एंजॉय कर रही थी। राहुल और मिली भी काफी खुश थे। उनका परिवार अपने आप में काफी भरा पूरा महसूस कर रहा था। मिली को सबसे ज्यादा खुशी भी केवल सोना और राहुल ही देते हैं और राहुल को भी सोना और मिली से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है और सबसे ज्यादा तो सोना की खुशी। छोटे से प्लेग्राउंड के एंट्री गेट पर कुणाल पहले ही टिकट बूथ पर सभी के लिए टिकट खरीदने के लिए जा चुका था। वैसे अंधेरी एरिया का ये प्लेग्राउंड इतना अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है कि उसको एक अम्यूजमेंट पार्क कहा जा सके। ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई रोलर कोस्टर, बड़ी बोट या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एडवेंचर पार्क में होती है, पर फिर भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे झूले हैं जिनसे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ट्रेडिशनल झूले जैसे कि बम्प कार, मैरी गो राउंड, फेरिस व्हील, ये सब इसे एक अच्छी जगह बनाते हैं। प्लेग्राउंड में एंट्री करते हुए मेल और फीमेल कॉम्पिटिटर्स सभी एक साथ खेलने के लिए अंदर गए। कुणाल ने सभी के लिए जो टिकट खरीदे थे वो फुल टिकट थे। जब तक वो इस छोटे प्लेग्राउंड में थे वो सारे गेम्स खेल सकते थे, लेकिन आज संडे के साथ साथ राहुल और मिली के स्टार स्टेटस की वजह से कई लोग वेटिंग की लाइन में लगे हुए थे। राहुल और मिली दोनों काफी एक्साइटेड हैं, पर ऐसे भीड़ में रहना उन दोनों से सहन नहीं हो पा रहा था। अब वो सोना को प्लेग्राउंड में घुमाने के लिए ले गए और अंदर जाकर वो ये देखने लगे कि जिस झूले को झूलने के लिए सबसे छोटी लाइन लगी होगी वो उसी झूले पर झूलने के लिए जाएंगे। वैसे भी जब तक सोना खुश है वो दोनों खुश हैं। सोना के लिए वो सब कुछ झेल लेंगे। तीनों सबसे पहले एक झूले पर जाते हैं जिस पर बाकी जगह के मुकाबले सबसे कम लोग हैं। इस पर अलग अलग कलर्स और अलग अलग टाइप्स के लकड़ी के घोड़े हैं। एकदम सुकून भरा संगीत बज रहा है। मिली सोना को अपनी गोद में लेकर घोड़े पर बैठी और राहुल उस झूले के बगल में खड़ा था, एक एडवांस कैमरा लिए हुए। वो मिली और सोना की पिक्चर्स ले रहा था। सोना को मिली ने गले लगा रखा था। दोनों ने बहुत से फोटो खिंचवाए। राहुल के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी थी। वो ऐसी खुशी अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस कर रहा था। इस झूले के बाद फिर तीनों बम्प कार के पास आ गए। इस बार राहुल ने बाहर ही मिली और सोना की कुछ पिक्चर्स ली और फिर खुद भी अंदर कार चलाने के लिए चला गया। अब वो भी एक छोटी बम्प कार चला रहा था। सोना उसी के साथ बैठी थी। राहुल भी जैसे बच्चा बन गया था, अपनी कार से दूसरों का पीछा कर रहा था और उन्हें दूर तक खदेड़ रहा था। वो अपनी कार से दूसरों को टक्कर मार रहा था। सोना खुशी में जोर जोर से चिल्ला रही थी, हंस रही थी और मजे कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। दोपहर 4 बजे के बाद मिली, सोना और राहुल के पास अमृता, हर्ष, संकल्प और मोहिनी आए। राहुल ने अपनी घड़ी देखी और उन सभी से उसने पूछा, सब ठीक है? आप लोग अभी तक थके या नहीं? थकी तो नहीं, पर हाँ, मैं बस थोड़ी सी प्यासी हूँ। मोहिनी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। कैसा रहेगा अगर हम आगे और झूलों पर जाने से पहले ड्रिंक्स के लिए बगल वाली कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर चलें?
संकल्प थककर चूर हो गया था। अब और कौन से झूले बचे हैं भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। पर फिर वो खुद ही बोला, ठीक है चलो थोड़ी और मस्ती कर लें। और फिर उसके बाद सीधे एक बढ़िया जगह चलते हैं। मैं एक बहुत अच्छे हॉटपॉट रेस्टोरेंट को जानता हूँ, मैं तुम सबको ट्रीट दूंगा। बिल इज ऑन मी, जल्दी कर लो फिर चलें। बेशक भाई, तुम ही ट्रीट देना चाहोगे, हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उस हॉटपॉट रेस्टोरेंट के ओनर तुम ही तो हो। अरे वाह, तुम जानते हो? संकल्प ने हैरान होकर पूछा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। ये सही पकड़ा, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है। राहुल ने सोना के छोटे से चेहरे पर प्यार किया और कहा, सोना, तुम्हारे अंकल संकल्प हमें उनके हॉटपॉट रेस्टोरेंट में ले जाना चाहते हैं, क्या आप खाना खाना चाहती हैं? हाँ। सोना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, लेकिन मैं कुछ देर और खेलना चाहती हूँ। लेकिन संकल्प जल्दी में था, वो नीचे झुका और सोना से कहा, सोना बेटा, अंकल के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में खेलने के लिए भी कुछ चीजें हैं और वहाँ और भी बच्चे होंगे जो आपके साथ खेलेंगे और वो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा। सोना ने अपना सिर झुकाया और मासूमियत से पूछा, क्या वहाँ भी बड़ा वाला फेरिस व्हील झूला है? संकल्प के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, नहीं वो तो नहीं है। तो क्या कोई रोलर कोस्टर, छोटा ट्रक या छोटी मोटरसाइकिल है? सोना ने पूछना जारी रखा। संकल्प ने मन में सोचा, क्या सच में ये छोटी बच्ची ऐसे खेल खेलना चाहती है? एक छोटे से रेस्टोरेंट में ये चीजें कैसे हो सकती हैं? ये सब कितना ज्यादा स्पेस लेती हैं और इनके लिए इन्वेस्टमेंट भी कितना ज्यादा करना होता है। संकल्प जिस हॉटपॉट रेस्टोरेंट का ओनर है उसमें खेलने के लिए चीजें हैं, जैसे कि स्लाइड, स्विंग, बिल्डिंग ब्लॉक और इंडोर में खेले जाने वाले कुछ और खिलौने हैं, लेकिन कोई बड़ा गेम नहीं है। संकल्प ने उदास चेहरे से ना में अपना सिर हिलाया। फिर मुझे थोड़ी देर यहीं खेलना है। सोना ने सीधे हॉटपॉट रेस्टोरेंट का आइडिया छोड़ दिया और बोली, पापा चलिए बड़ी बोट पर खेलने चलते हैं, मैं आज से पहले कभी बोट पर नहीं गई हूँ। छोटी बच्ची बस मजे करना चाहती है। राहुल ये देखकर हैरान था कि पहली बार सोना को खाना भी उसकी खेलने की इच्छा से दूर नहीं कर पाया। बिग बोट? राहुल ने अपने सिर को डगमगाते हुए हिलाया। नहीं बेटा, आपको अभी उन खतरनाक राइड्स पर जाने की परमिशन नहीं है, ये यहाँ का रूल है, सिर्फ 10 साल से बड़े बच्चे ही उस पर जा सकते हैं। एक मिनट रुको सोना, अंकल तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। संकल्प को लगा कि वो इस अच्छे मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। गेम? सोना ने संकल्प की ओर देखा और कहा, कौन सा गेम? संकल्प ने चारों ओर देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने फेरिस व्हील की ओर इशारा किया और कहा, चलो एयर हॉकी खेलते हैं। ये गेम हम 7 मिनट तक खेलेंगे और 7 मिनट में जो सबसे ज्यादा गोल्स करेगा वो जीत जाएगा। और अगर अंकल जीते तो हम अभी हॉटपॉट रेस्टोरेंट जाएंगे और अगर आप जीते तो हम खेलते ही रहेंगे। ये कैसा रहेगा? सभी ने संकल्प की उंगली जहाँ इशारा कर रही थी उस ओर देखा। वहाँ एक बहुत लंबी लाइन थी। कुछ लोग तो वहाँ गेम खेल रहे थे और कुछ लोग बस वहीं खड़े होकर लोगों को खेलते हुए देखकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कैसे खेला जाता है। सोना ने ईमानदारी से ना में अपना सिर हिलाया और कहा, और 7 मिनट ये बहुत लंबा टाइम है। सोना अभी भी यही सोच रही है कि अगर वो 7 मिनट एक ही गेम को दे देगी तो उसके पास प्लेग्राउंड में और खेलने का टाइम नहीं रहेगा। सोना, क्या तुम अपनी जगह अपने पापा को ये गेम खेलने देना चाहती हो? संकल्प ने राहुल को देखा और बोलना जारी रखा, और जहाँ तक टाइम की बात है तो ये बहुत कम है, केवल 7 मिनट बस। संकल्प काफी कम्पेटिटिव है, उसको बस रेस्टोरेंट में जाने की जल्दी थी, पर वो सोना को कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने राहुल को चैलेंज दे दिया। ये देखकर राहुल काफी खुश नहीं था, पर वो सोना को खुश देखना चाहता था। मिली भी वहां खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो बस सोना की तरफ देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि सोना क्या और कैसे तय करेगी। सोना ने राहुल की ओर देखा और कहा, फिर ठीक है, पापा खेलेंगे, लेकिन संकल्प अंकल आप कोई चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, क्या सोना, क्या मैं तुम्हें उस तरह का आदमी दिखता हूँ जो बच्चों से चीटिंग करता है? संकल्प ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सोना को यह समझा दिया था कि उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। उन लोगों का ग्रुप एयर हॉकी गेम के पास आया और वहाँ एक खाली टेबल पर राहुल और संकल्प ने 100 गेम कॉइन्स को उस मशीन में डाला। एयर हॉकी एक ऐसा खेल है जिसे 2 लोग खेल सकते हैं। ये एक चिकनी टेबल पर खेला जाता है और एक लाइन से टेबल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। हर खिलाड़ी के पास एक गोल स्टैम्प के शेप का हॉकी होता है, जिसका यूज कैरम की गोटी की तरह दिखने वाली एक गोटी को हिट करने के लिए किया जाता है। खेल का लक्ष्य उस गोटी को दूसरे प्लेयर के गोल में डालना है। खेल के एंड में सबसे ज्यादा गोल करने वाला जीत जाता है। संकल्प और राहुल की टेबल पर इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें राहुल, मिली, हर्ष और मोहिनी थे। इन सभी को देखकर लोगों ने उस टेबल को घेर लिया।
भीड़ के इकट्ठा होते ही मिली ने सोना को अपनी बाहों में भर लिया। राहुल, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, मैं एयर हॉकी का चैंपियन रहा हूँ, संकल्प ने हॉकी पकड़ते हुए कहा। ठीक है मेरे भाई, तुम हर चीज में नंबर 1 हो बस, राहुल ने संकल्प से कहा। फिर वो सोना को देखने के लिए मुड़ा जो हॉकी टेबल को घूर रही थी और पूछा, सोना क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? क्या मैं कर सकती हूँ? मिली की बाहों में अपने छोटे से शरीर को घुमाते हुए सोना ने पूछा। बिल्कुल, राहुल ने मिली को सोना के साथ आगे आने को कहा। मैं संकल्प अंकल को हराना चाहती हूँ। सोना ने संकल्प को गौर से देखा। संकल्प उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे सोना ने पहले कभी इस गेम को नहीं खेला है, इसीलिए उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो नहीं जानती है कि स्टिक को कैसे होल्ड किया जाए। इसीलिए उसने पहले राहुल से खेलना सीखा। गेम शुरू हुआ और जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। गेम चालू होते ही संकल्प ने गोल कर दिया। सोना गुस्से में थी और बहुत दुखी भी। तभी उसने वापस ट्राई किया पर संकल्प ने रोक लिया और वापस गोल कर दिया। सोना को अब कैसे भी गोल करना था पर वो गोल करने में बार बार फेल हो रही थी। सब उसी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि वो हार जाएगी। देखने वालों ने एक के बाद एक नाउम्मीदी में सिर हिलाया। सोना बस खेल रही थी। इस तरह स्ट्राइकर को बार बार मारने से वो कैसे जीत सकती थी? सोना के परफॉर्मेंस को देखकर संकल्प हंसा। सोना, मुझे लगता है कि हमें रेस्टोरेंट चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे भी अब मेरी भूख बढ़ गई है। ये कहते कहते संकल्प ने एक और गोल कर दिया। कुल मिलाकर 3 गोल हो चुके थे। सोना का चेहरा रोने जैसा हो गया था। क्या सोना हार जाएगी या मिली और राहुल उसे जिता देंगे? आखिर ये कैसा रेस्टोरेंट है जहां न केवल देखने वाले बल्कि सोना भी संकल्प को घूरने लगी थी। सबने सोना की हॉकी को गौर से देखा। सोना ने वापस स्ट्राइकर को मारा। संकल्प ने उसे बचाया और वापस सोना की तरफ मारा। सोना ने पहली बार हॉकी अड़ाकर स्ट्राइकर को रोक लिया। सबको खुशी हुई। स्ट्राइकर रुकते ही सोना ने तेजी से उसे संकल्प की तरफ मारा। संकल्प ने जैसे तैसे करके उसे रोकने के लिए हॉकी बीच में किया तो स्ट्राइकर हॉकी से टकराकर सीधे सोना के गोल में चला गया। संकल्प खुश हो गया और सोना दुखी। ओहो, ये अफसोस की बात है। हाँ, ये तो बैड लक है। हाँ, बेचारी बच्ची। दर्शकों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या अफसोस वाली बात है। सोना ने पहली बार स्ट्राइकर रोका, फिर भी संकल्प ने गोल कर दिया। संकल्प ने ये नहीं सोचा कि सामने बच्ची है। वो उसका मजाक उड़ाने से नहीं चूका। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि सोना हारे या जीते, क्योंकि शर्त कोई इतनी भी बड़ी नहीं थी। लेकिन संकल्प के बिहेवियर ने अब माहौल बहुत बदल दिया था। राहुल सोना को हौसला दिलाता है। सोना बेटा, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ गेम, आराम से खेलो, आप जीत जाओगे। हॉकी से स्ट्राइकर को रोकने पर ध्यान दो बेटा, स्ट्राइकर को मारने पर नहीं। सोना उसकी बात सुनती है और वापस गेम पर ध्यान देने लगती है। वहाँ पर अच्छा म्यूजिक बज रहा था। इस बार संकल्प ने स्ट्राइकर को मारने की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले उसने सोना से बोला, देखो सोना, मैं बताता हूँ कि स्ट्राइकर को कैसे मारते हैं। संकल्प ने जोर से स्ट्राइकर को मारा। उसके चेहरे पर कोई शालीनता नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों में सोना के लिए बहुत नफरत है। हाँ अंकल, देखते हैं आपकी स्ट्राइक। सोना को गुस्सा आ गया और उसने संकल्प के मारे हुए स्ट्राइकर को फिर से रोक लिया। हाँ सोना, आराम से मारना, चिंता मत करो, अपना टाइम लो। राहुल ने सोना को छुआ और सोना को इंस्पायर किया। ये अफसोस की बात है कि राहुल के इंस्पिरेशन ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। संकल्प के लगातार 11 पॉइंट्स हो गए। सोना एक भी पॉइंट नहीं कर पाई और टाइम भी खत्म हो गया। आखिरी रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि सोना का हंसता हुआ प्यारा चेहरा उदास हो गया और उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोना एक भी पॉइंट नहीं कर पाई, लेकिन संकल्प ने 11 पॉइंट तो किए ही, साथ में उस बच्ची का मजाक उड़ाया वो अलग। हालांकि ये संकल्प की भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन संकल्प के चेहरे को देखकर ये स्पष्ट है कि संकल्प को अभी तक हराया नहीं गया है और उसके चेहरे पर एक सुलगती हुई खुशी है। संकल्प के चेहरे को देखकर सोना अचानक उदास महसूस कर रही थी, इसीलिए वो हेल्प के लिए राहुल की ओर मुड़ी। पापा, मैं तो नहीं हरा सकी, पर इन बुरे अंकल को अब आपको हराना चाहिए। संकल्प अवाक रह गया। जो अब तक संकल्प अंकल था, वो अब एक बुरा अंकल बन चुका था। क्या बोली सोना, बुरे अंकल? अमृता भी वहां आ चुकी थी और उसने बेबाकी से हंसते हुए कहा, बुरे अंकल, अब तो बच्ची भी तुम्हें अच्छे से जान गई है। मोहिनी और मिली ने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से हंसी। ठीक है, अब आपके पापा आपका बदला लेने में आपकी हेल्प करेंगे। राहुल ने सर हिलाया और संकल्प को
उससे भरी निगाहों से देखा और मन ही मन सोचा, संकल्प मोटे आदमी, मेरी सोना का तूने सबके सामने मजाक उड़ाया ना, अब तू रुक, तुझे अभी बताता हूँ और हराता हूँ। संकल्प इस समय चुपचाप और उदास था। उसने राहुल की आंखों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। राहुल ने इस दुनिया में आने के बाद से इस दुनिया में कभी भी एयर हॉकी नहीं खेला था। अभी की बात करें तो इस दुनिया में एयर हॉकी टेबल राहुल के पिछले जन्म के एयर हॉकी टेबल से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस दुनिया में इस टेबल पर खेलना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये ज्यादा चिकनी है। दरअसल पहली एयर हॉकी टेबल की इन्वेंशन 1970 के दशक की शुरुआत में बोस्टन में किया गया था। इसे इंजीनियर्स के ग्रुप ने तैयार किया था। वो हॉकी के खेल को अलग तरह से खेलने का एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे घर के अंदर मतलब इंडोर खेला जा सके। उन्होंने एक चिकनी सरफेस और पावरफुल पंखों के साथ एक टेबल डिजाइन की। ऐसे पंखे जो टेबल के आर पार हवा फेंके। इससे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बनी जिस पर स्ट्राइकर जल्दी और आसानी से ग्लाइड कर सकता था। पैराग्राई की इस दुनिया में इस नए खेल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और कुछ सालों के भीतर ही पूरे देश में आर्केड और गेम रूम में एयर हॉकी टेबल मिलने लगी। आज एयर हॉकी का मजा हर उम्र के लोग लेते हैं और यहाँ तक कि अब ये टूर्नामेंट में प्रोफेशनल रूप में भी खेला जाता है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने हॉकी पकड़ी और स्ट्राइकर को मारकर गेम शुरू किया। राहुल के स्ट्राइकर मारते ही संकल्प ने उसे रोका। स्ट्राइकर को रोकते ही संकल्प को समझ आ गया कि ये अब सोना नहीं, राहुल है और अब उसे सीरियस होकर खेलना होगा। संकल्प की तरफ से स्ट्राइकर आते ही राहुल ने फिर से स्ट्राइकर जोर से मारा। आगे पीछे, बाएं दाएं, दाएं बाएं, आगे पीछे, पागलों की तरह उनके हाथ चलने लगे थे। स्ट्राइकर ऐसा लग रहा था कि मानो उड़ रहा है। चाहे वो मिली हो या दर्शक, वो सभी दंग रह गए। वो क्या कर रहे हैं? राहुल क्या शानदार खेल रहा है। क्या वो इसका भी चैंपियन है? ओहो, क्या गेम चल रहा है। वाह, मजा आ गया। हर कोई राहुल के टैलेंट को नहीं जानता था। केवल सोना जो मिली की गोद में थी, उसके छोटे से चेहरे पर राहुल को लेकर कॉन्फिडेंस था। उसे कभी भी राहुल पर डाउट नहीं होता है। राहुल ने सभी की रिएक्शंस की परवाह बिल्कुल भी नहीं की और अपने गेम में लगा रहा। अचानक संकल्प से स्ट्राइकर मिस हो गया और सीधे जाकर संकल्प के गोल में गिर गया। राहुल ने अपना पहला गोल कर दिया। सब खुशियां मनाने लगे। सोना सबसे ज्यादा जोर जोर से तालियां बजाने लगी। गो पापा गो। बस फिर क्या था, संकल्प की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसने ऐसा गेम पहली बार खेला था, नहीं तो अभी तक वो आराम से 3-4 स्ट्राइक में ही गोल कर देता था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। ये चांस थोड़ा लंबा चला। इस एक गोल को करने में ही 1.5 मिनट हो गया था। अगला राउंड संकल्प ने शुरू किया। उसने स्ट्राइकर जोर से मारा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। स्ट्राइकर तेजी से राहुल की तरफ गया, लेकिन राहुल ने भी अपनी हॉकी सामने कर दी। वो स्ट्राइकर राहुल की हॉकी से टकराया और ठीक वैसा ही हुआ जैसे सोना के साथ खेलते टाइम संकल्प ने किया था। राहुल के हॉकी से टकराकर स्ट्राइकर तेजी से सीधा संकल्प के गोल में चला गया। राहुल ने एक और गोल कर दिया। ये दूसरा गोल एक ही चांस में हो गया था। संकल्प चुप था। उसने अपना पूरा जोर लगाकर स्ट्राइकर मारा था, लेकिन राहुल ने इतने तेज स्ट्राइकर को भी रोक लिया। वो हैरान और शांत था। सोना से अब चुप नहीं रहा जा रहा था। वाओ पापा वाओ। संकल्प का गुस्सा आसमान पर चढ़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सच में कभी भी इस गेम में नहीं आ रहा है। संकल्प ने गुस्से में हॉकी को टेबल पर जोर से पटका। अचानक से वहां शांति छा गई। सब चुप हो गए। संकल्प को ऐसा देखकर मिली मन ही मन हंस रही थी। उसे मजा आ रहा था, क्योंकि जब पहले वो जीत रहा था तो उसने भी सोना को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो खुद फंस चुका है। संकल्प ने अपने आप को संभाला और राहुल को देखकर बोला, नाइस, तुम अच्छा खेल लेते हो। आज तक किसी ने भी मेरे खिलाफ एक साथ 2 पॉइंट नहीं बनाए। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सुन लो, अब बचकर रहना। ये बोलते ही संकल्प ने स्ट्राइकर को जोर से मारा। राहुल तैयार नहीं था। वो हल्की सी हड़बड़ाहट में अपनी हॉकी को स्ट्राइकर और गोल के बीच में ले आया। स्ट्राइकर राहुल के हॉकी से टकराया और उतनी ही तेजी से वापस पलटकर संकल्प के पास चला गया। संकल्प भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि उसने जो धोखे से स्ट्राइकर मारा था, राहुल उसे बचा नहीं पाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा वो स्ट्राइकर वापस तेजी से संकल्प की तरफ बढ़ा। संकल्प ने उसे जैसे तैसे करके गोल पर जाने से रोका, लेकिन उसके हॉकी से वो लगकर इतना धीमा हो गया कि राहुल को उसे वापस मारना आसान हो गया और राहुल ने उसे तेजी से मार के गोल में डाल दिया। सब तालियां बजाने लगे। अमृता भी राहुल के लिए जोर जोर से तालियां बजा रही थी। तभी मिली ने उसे देखा और मन ही मन सोचा,
ये ट्रेजर हंट में तो संकल्प की पार्टनर है, लेकिन यहाँ राहुल के लिए तालियां बजा रही है। वैसे राहुल और अमृता के बीच कभी कुछ रहा नहीं है, पर सारी फीमेल्स को भगवान ने एक अलग ही शक्ति दी है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। वो हर चीज को पहले ही जान जाती हैं। अमृता का राहुल को देखना भी न जाने क्यों मिली को खटकता है। स्कोर हो चुका था 3-0, राहुल के 3 और संकल्प का 0। अब राहुल से भी रुका नहीं गया और उसने भी संकल्प से मजाक करना शुरू कर दिया। ओहो, 3-0 हो गए अब तो। तुम्हारे साथ तो ये भी पहली बार ही हुआ है। उसने अपने हाथ में घड़ी देखी और बोला, वैसे मेरे हिसाब से अब हमें आगे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि 4 मिनट तो हो ही गए हैं। अब अगर 3 मिनट और खेलना चाहो तो खेल लो, पर मैं साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हें आज ही जीतने नहीं दूंगा। संकल्प तिलमिला उठा और भड़क कर बोला, मेरा रिकॉर्ड है 1 मिनट में 4 गोल करने का, तो अगर तुम अभी 1 गोल और भी कर देते हो तो भी मैं आखिरी के 1 मिनट में 4 गोल करके ड्रॉ कर दूंगा। राहुल ने कहा, अच्छा। और इतना बोलते ही अचानक से स्ट्राइकर को जोर से मारा। राहुल ने भी वही किया जो संकल्प ने किया था, बात करते करते अचानक से स्ट्राइकर को मार देना। राहुल ने स्ट्राइकर मार तो दिया था, लेकिन संकल्प उसे रोक नहीं पाया और राहुल का एक और पॉइंट हो गया। राहुल जोर जोर से हंसने लगा। सोना मिली की गोदी से उतरी और जोर जोर से तालियां बजाते हुए नाचने लगी। राहुल को हंसी इसलिए आई क्योंकि जैसे ही राहुल ने स्ट्राइकर मारा, संकल्प ने उसे रोकने के लिए अपनी हॉकी को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उस वक्त उसके चेहरे के जैसे हाव भाव थे, एकदम हैरान परेशान से। उन्हें देखकर राहुल की हंसी छूट गई। संकल्प अब थोड़ा बेइज्जत महसूस कर रहा था। अब उसे मन ही मन में कहीं लग रहा था कि उसे बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोना को नाचते हुए देख वो दुखी तो हो रहा था, पर कहीं ना कहीं वो खुद को गिल्टी भी महसूस कर रहा था। अब उसे बुरा लग रहा था कि वो अंकल से बुरा अंकल बन गया था। संकल्प ने नीचे से स्ट्राइकर निकाला और राहुल को दिया और कहा, तुम ही मारो इसे। राहुल हैरान हो गया। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बारी है। उसने स्ट्राइकर वापस दे दिया। संकल्प बोला, अरे तुम पहले चलो ना यार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी स्ट्राइक है, इसलिए तुम भी चलोगे तो नो प्रॉब्लम। राहुल मान गया। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। उसने स्ट्राइकर उठाया और सीधे संकल्प को देखा। संकल्प अब सुस्त हो गया था, उसके कंधे नीचे हो गए थे, वो अब ढीला दिखने लगा था। इन सब में ही 6 मिनट हो चुके थे और अब बचा था बस आखिरी 1 मिनट। राहुल ने स्ट्राइकर मारा, संकल्प ने उसे डिफेंड किया। स्ट्राइकर वापस राहुल के पास पहुंचा। ऐसा ही चलता रहा। अचानक अमृता ने अपने हाथ की घड़ी देखी और वो जोर से चिल्लाई, 30 सेकेंड्स। रिमेनिंग टाइम सुनते ही राहुल जोश में आ गया। जितना जोश राहुल में था, उतना ही धीमा और सुस्त संकल्प हो गया था। राहुल ने स्ट्राइकर को जोर से मारा। संकल्प ने उसे रोका। अब सोना भी काउंटिंग में शामिल हो गई थी। 20। संकल्प ने सुस्ती में स्ट्राइकर मारा। राहुल ने रोका और फिर डबल पावर से संकल्प की ओर मारा। संकल्प ने उसे रोक लिया। अब वहां मौजूद सभी लोग टाइम बोलने लगे। 10, 9, 8। स्ट्राइकर हाथ में आते ही राहुल ने उसे अपने पास रोक लिया और एक तरह से निशाना लगाने लगा। 7, 6, 5, 4। राहुल ने अच्छे से निशाना लगाकर जोर से स्ट्राइकर को मारा। स्ट्राइकर इतनी तेज था मानो कोई तेज आग का गोला। 3, 2। इतने में स्ट्राइकर तेजी से संकल्प के गोल में चला गया और काउंटडाउन भी खत्म हो गया। 1। स्कोर हो गया था 5-0। राहुल साफ तौर पर जीत गया था और संकल्प हार गया था। राहुल को जीतता देखकर सोना सच में बहुत खुश थी। संकल्प के हाल बुरे थे। उसको सच में बहुत बुरा लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उस पर जैसे जीतने की धुन सवार थी। ये चीज राहुल भी जानता है, पर राहुल के लिए सोना की खुशी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। क्या संकल्प की हार के बाद ये लोग रेस्टोरेंट जाएंगे या फिर से सोना के हिसाब से यहीं खेलते रहेंगे? मिली और अमृता का क्या होगा? इस कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आखिरकार इसका रिजल्ट निकल ही गया। संकल्प के लिए ये एक ट्रेजेडी है। एयर हॉकी में हार तो अलग बात है, पर एक भी गोल नहीं कर पाना दूसरे। सच में न केवल मिली बल्कि आसपास के टूरिस्ट भी राहुल की जीत से खुश हो गए थे और राहुल की इस्तेमाल की गई टेक्निक सीखकर खुद भी दूसरी टेबल पर जाकर उसे ट्राई करने लगे। सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि संकल्प ने एक छोटे से गेम को इतना बड़ा बना दिया और इतने सारे लोगों को टेबल के पास जमा कर दिया था। अभी अगर वो इस गेम को सिर्फ एक गेम की तरह लेता तो शायद इतनी बेइज्जती ना झेलनी पड़ती। आखिरकार उसने खुद ने ही
खुद को इस गेम का चैंपियन घोषित कर दिया था और अब चैंपियन की ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो वो मुंह उठा पा रहा था और ना ही किसी से नजरें मिला पा रहा था। देखते ही देखते 7 मिनट हो गए थे और संकल्प हार चुका था। राहुल के गेम जीतते ही जो शोर हुआ था उसे सुनकर बाकी बचे कंटेस्टेंट्स भी वहां पहुंच चुके थे, जो एक्साइटमेंट देखने के लिए दौड़ कर आए थे। हे भगवान, राहुल, क्या तुमने पहले इसकी प्रैक्टिस की है? संकल्प ने एक बार फिर टेबल पर फ्लैश हो रहे स्कोर को देखा और महसूस किया कि वो कभी भी नहीं बोल सकता कि वो इस गेम में अनबीटेबल है। सब राहुल को देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि राहुल ने इसके पहले कभी इस गेम की प्रैक्टिस नहीं की थी। उसने सारे गोल्स ऐसे किए जैसे वो इस गेम का एक्सपर्ट हो। 7 मिनट में 5 गोल कर देना और वो भी एक चैंपियन के अगेंस्ट, ये किसी छोटे मोटे खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। सच बोलूं दोस्त, तो मैंने पहले कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। राहुल ने अपना सिर हिलाया। मेरा लक अभी अच्छा चल रहा है, बस और कुछ नहीं। संकल्प को ये बात सुनकर और दुख हुआ। संकल्प भाई, आई फील सॉरी फॉर यू। मतलब एक चैंपियन आदमी एक नौसिखिए से हार गया। हर्ष ने संकल्प के कंधे पर थपथपाया और कहा, अभी अभी राहुल की टेक्निक्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो एक चैंपियन है। संकल्प, तुम सच में चैंपियन हो ना? अमृता ने उसे छेड़ा। सब उससे मजाक करने लगे थे। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? संकल्प उबल पड़ा। मैं इस गेम का चैंपियन हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ तो राहुल बोल रहा है, जो इस गेम को बहुत खेल कर भी बोल रहा है कि उसने कभी नहीं खेला। अरे बस आराम से मेरे भाई, तुम चिंता मत करो। हर्ष ने झट से संकल्प को दिलासा दी। तुम फिर से खेल कर देख लो, इस बार हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत चमक जाए। किस्मत शब्द पर हर्ष ने जानबूझकर जोर दिया और फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। अपनी हंसी उड़ते देख संकल्प उदास हो गया था। उसने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हो गया। कहाँ वो हीरो बनने चला था, पर वो हार कर सबके मजाक का पात्र बन गया था। भाई तुम दुखी मत हो यार, हम तो मजाक कर रहे हैं। संकल्प के चेहरे को बनता देख नवीन ने संकल्प को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है। राहुल ने सोना को मिली की गोद से लिया और संकल्प को उन लोगों की घेराबंदी से बाहर निकालने में हेल्प की। क्योंकि संकल्प हमें उसके रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता है, तो हम उसकी काइंडनेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोना ने पूरी दोपहर खेला है और अब वो थोड़ी थकी हुई है, तो चलो अब हम सब इसके रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, सोना को भूख भी लगी है। सोना ने बड़े ही क्यूट तरीके से अपना पेट थपथपाया। मैं हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहती हूँ। चलो हॉटपॉट चलते हैं। हर्ष और नवीन ने संकल्प को धक्का दिया और वहां से चल दिए। शाम 7:30 बजे मुंबई मॉल। मुंबई में ये पहला एक बड़े पैमाने का बिजनेस और टूरिस्ट मॉल है, जो शॉपिंग, फूड, थिएटर और ऑफिस से भरा हुआ है। इस समय मुंबई मॉल के ब्लॉक बी में कॉम्प्रिहेंसिव हॉल की तीसरी मंजिल तेज रोशनी से जगमगा रही है। हालांकि दुकानदार के अलावा पूरी मंजिल पर एक भी कस्टमर नहीं था और सैकड़ों दुकानों वाला पूरा 3 मंजिला शॉपिंग मॉल 3 घंटे के लिए बंद था। क्योंकि ट्रेजर हंट के सेलिब्रिटीज यहाँ हैं और अब यहाँ भी शूटिंग होगी, तो इसीलिए प्रोग्राम टीम ने पूरे मॉल को बंद करने की परमिशन ली है और इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी दिया है। मुंबई मॉल के ब्लॉक बी की तीसरी मंजिल के एंट्री गेट पर एक पर्पल टेबल क्लॉथ के साथ एक टेबल और टेबल क्लॉथ पर कागज के 7 टुकड़े हैं, जिनमें हर किसी पर टीम के मेंबर्स के नाम हैं। राहुल और मिली, हेमंत और रेणुका, संकल्प और अमृता, नवीन और एनी, अक्षय और राधिका और आखिरी जोड़ा हर्ष और मोहिनी। इन 6 लवर्स के ग्रुप ने अपने मिस्टीरियस वाटर बोतल, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद जीती थी, उसे उठाकर टेबल पर रखा ताकि वो फाइनल स्टेज पर कम्पीट कर पाएं। बोतल के कलर के हिसाब से रेड राहुल और मिली का है, ब्लू नवीन और एनी का है, ग्रीन अक्षय और राधिका का है, येलो संकल्प और अमृता का है, सियान हर्ष और मोहिनी का है और पर्पल हेमंत और रेणुका का है। आप मुंबई मॉल के ब्लॉक बी की बिजनेस बिल्डिंग में हैं और अब यहाँ पर आप अपना लास्ट टास्क पूरा करेंगे। डायरेक्टर ने सबके सामने खड़े होकर कहा और उसने इन सभी के हाथों में एक मिशन कार्ड दिया। फाइनल टास्क, अपना नेम टैग फटने ना दें। सब लोगों ने अपने हाथों में टास्क कार्ड पकड़े, जिन पर लिखा था, आप सभी के सीने पर आपके नाम का टैग लगा दिया जाएगा और आप सभी को अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा। आप सभी को अपना नेम टैग बचाना है और दूसरों के नेम टैग को फाड़ना है। आखिर तक जिस कपल का नेम टैग नहीं फटा होगा, वो ही इस गेम का विजेता होगा। और इस सबके नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, अगर कपल में से बॉयज का नेम टैग फटता है तो वो सीधे बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर उनकी फीमेल पार्टनर का टैग नहीं फटता है तो वो अकेली आगे बढ़ सकती है। यार, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लड़कों का टैग फटा तो वो बाहर, लेकिन लड़कियां नहीं?
संकल्प ने अचानक से तेज आवाज करके पूछा, जैसे ये रूल नाइंसाफी हो। अक्षय ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और संदेह से पूछा, मतलब मैं समझा नहीं, क्या होगा अगर सिर्फ मेरा नेम टैग फट गया तो? बॉयज का नेम टैग फट गया तो बॉयज एलिमिनेट हो जाएंगे, डायरेक्टर ने शांति से कहा। लेकिन आपका साथी तब भी जिंदा रहेगा, क्या वो तब भी गेम में बनी रहेगी? अक्षय ने राधिका की ओर इशारा किया। हाँ, डायरेक्टर ने सिर हिलाया। गर्ल्स अभी भी गेम के 3rd लेवल तक जा सकती हैं। मतलब मुझे अपनी भी रक्षा करनी है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। राहुल अभी भी थोड़ा हैरान था। बिल्कुल बॉयज, बिल्कुल, बॉयज को अपनी गर्ल्स की रक्षा करनी ही चाहिए, डायरेक्टर ने गहराई से समझाया। यानी अगर आप अपनी रक्षा करते हैं तो आप अपनी फीमेल पार्टनर की रक्षा भी कर पाएंगे। ओह, ये लेवल बहुत मजेदार है। संकल्प को अचानक एहसास हुआ। अमृता, चिंता मत करो, मेरे आईक्यू के साथ मैं पक्का तुम्हारी सेफ्टी पर ध्यान दूंगा, डोंट वरी। अमृता ने एक झटके में कहा, तुम पहले अपना ख्याल रख लो, वही काफी है, अभी अभी हार कर आ रहे हो। सब हंसने लग जाते हैं। राधिका, तुमको अक्षय की रक्षा करनी होगी, हर्ष ने मजाक में कहा, क्योंकि वो ज्यादा नाजुक है। अक्षय को ये बात बुरी लगी, लेकिन सबके हंसने की वजह से वो भी रिलैक्स रहा। मैं तो सारी फीमेल्स की रक्षा कर सकता हूँ, बस कोई मुझे मौका तो दे, संकल्प ने मजाक की हद पार कर दी। मुझे तो तेरा भी लगता है कि तू अमृता के पीछे पीछे चलना, नहीं तो हार जाएगा, वही बचा सकती है तुझे। हर्ष के बोलते ही सब जोर जोर से हंसने लगे, मानो संकल्प की बात का सबको बुरा लगा था। संकल्प झल्ला गया। ठीक है, बहुत हुआ अब। नवीन ने एनी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, बेबी, आज मुझे पहली बार तुम पर गर्व हो रहा है, क्योंकि हम ही वो कपल हैं जिनके पास ये गेम जीतने का बेस्ट मौका है, क्योंकि फीमेल पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ एक ही लड़की ताइक्वांडो मास्टर है और वो हो तुम। चिंता मत करो, मैं अपने आप के साथ साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। एनी उत्साहित हो गई। ठीक है, तो अब सब लोग तैयार हो जाइए, डायरेक्टर ने कहा। तैयार? कैसे तैयार? हर्ष ने पूछा। तभी अचानक ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए। ये सभी एक साथ मॉल की अलग अलग दिशाओं से निकलकर बाहर आए थे। इतने सारे सिक्योरिटी वालों ने भी अलग अलग 6 ग्रुप बना लिए और हर ग्रुप में एक मेल और एक फीमेल सिक्योरिटी वाले साथ हो गए थे। इन्होंने सभी कपल्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सबका हाथ पकड़ पकड़ कर सबको मॉल के अलग अलग हिस्सों में छोड़ आए। इनके जाते ही सबने अपनी आंखों से पट्टियां उतार दी। मेल को मेल और फीमेल को फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ले गई थी। जैसे ही उन्होंने पट्टी बांधी थी तो सबके सब हैरान हो गए थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन अब सब समझ गए हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। ये सारी चीजें चलती जा रही थी। सब अपने या अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे। फिर भले ही वो राहुल मिली हो, हेमंत रेणुका हो, अक्षय राधिका हो, हर्ष मोहिनी हो या कोई और, सबको जीतना था कैसे भी करके। सब अपने हिसाब से दिमाग लगाकर गेम जीतने का सोच रहे थे। राहुल ने अपनी आंखों पर से पट्टी उतारने के बाद देखा तो मिली बिल्कुल उसके पास ही बैठी हुई थी। आसपास की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मॉल की 3rd फ्लोर की नॉर्थ साइड है। क्या करें? मिली ने राहुल को देखा। अब ये केवल 2 ही बचे हैं, कहने का मतलब ये है कि बाकी 10 लोगों के वो दोनों अब दुश्मन हैं। कुछ नहीं, इंतजार करते हैं। राहुल ने अपने हाथ फैलाए। इस फ्लोर पर शॉपिंग मॉल इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि हम दोनों कुछ नहीं करते हैं और बस यही इंतजार करते हैं। उन्हें हमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मिली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतना दम है कि मैं किसी का नेम टैग फाड़ पाऊंगी और ना ही अपना बचा ही पाऊंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, टाइम आने पर तुम मेरे पीछे छिप जाना और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हारने नहीं दूंगा। राहुल ने गारंटी के तौर पर अपनी छाती थपथपाई। जैसे ही राहुल ने मिली से वादा किया, दूसरे ग्रुप्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। मॉल के नॉर्थ वेस्ट साइड की ओर हर्ष, मोहिनी और संकल्प अमृता गलती से एक दूसरे से टकरा गए। भाई हर्ष, चिंता मत करो, संकल्प ने अमृता को अपने पीछे छुपाया और सावधानी के साथ कहा, हम दोनों तो भाई हैं, ठीक है? तो क्यों ना हम चारों अलायंस बनाएं? I mean, पहले हम चारों साथ में मिलकर सबको निपटाते हैं, फिर एंड में हम आपस में देख लेंगे। मुझे तो लगता है कि हम कम से कम राधिका और अक्षय से तो निपट ही सकते हैं। अमृता ने भी हामी भरी और कहा, हाँ हर्ष और मोहिनी, चलो एक अलायंस बनाते हैं। ठीक है, अब चलो भी। हर्ष ने एक हाथ से मोहिनी को पकड़ा और दूसरे हाथ से संकल्प की ओर इशारा किया। ये अच्छा है, मैंने देखा है तुम हमेशा अच्छे लोगों को अपने साथ कर लेते हो, इसीलिए तुम हम दोनों के साथ होना चाहते हो, है ना? सच में? संकल्प हैरान था। हाँ, अमृता ने बार बार अपना हाथ हिलाया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा,
तुम्हारे अच्छे होने की वजह से ही हम तुमसे बोल रहे हैं, साथ आ जाओ। हम चारों एक साथ एकजुट होकर पक्का और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। संकल्प अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो बताओ फिर क्या करना है? नहीं, अभी से ही नहीं, पहले वार्म अप हो जाओ, थोड़ा टाइम देख लो, हम भी देखना चाहते हैं, फिर अगर लगा तो मिल जाएंगे। हर्ष ने संकल्प से साफ साफ कहा और अपने पीछे से मोहिनी को चलने के लिए कहने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और पीछे पीछे जाने लगते हैं, एकदम सतर्क। ठीक है, पहले हम अपने अलग अलग रास्ते चलते हैं। संकल्प ने दूसरी दिशा में चलने के लिए अमृता को कहा। हर्ष और संकल्प का पहला अलायंस विफल हो गया। वहीं थर्ड फ्लोर के ईस्ट साइड हेमंत और रेणुका ने एक अंधेरा कोना चुना और उसमें दोनों छुप कर बैठ गए। हेमंत रेणुका से धीरे धीरे बात कर रहा था। उन जानवरों की तुलना में हम केवल कमजोर पक्षी हैं। हम तब तक यहीं छुपकर उनका वेट करते हैं जब तक वो आपस में लड़ाई खत्म नहीं कर लेते। सबसे लास्ट कपल जो होगा हम उससे ही भिड़ेंगे। वो थका हुआ भी होगा तो हम बहुत आसानी से उन पर हावी भी हो सकते हैं। तो क्या तुम किसी के साथ अलायंस नहीं करना चाहते हो? रेणुका ने पूछा। बिल्कुल करना चाहता हूँ, हेमंत ने तुरंत कहा। अगर मौका मिले तो मुझे लगता है कि हमें अक्षय और राधिका के साथ अलायंस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। आखिर गेम बेहद दिलचस्प हो ही गया। तो कौन जीतेगा ये गेम? कौन सा कपल बचेगा आखिरी तक? क्या राहुल और मिली जीत पाएंगे? क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिली, यहाँ पर आओ। और उसके नेम टैग को फाड़ दो। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम दोनों उसे अकेले नहीं फाड़ सकते, मिली ने गुस्सा करते हुए कहा। राहुल मुड़ा और हर्ष की ओर दौड़ा। खैर, इस बार दोनों पक्ष आमने सामने हैं। अरे, मैंने राहुल और संकल्प से कहा कि हम कुछ बात कर सकते हैं। हर्ष रोने ही वाला था। वो अकेले एक आदमी से नहीं निपट सकता था तो दूसरे को कैसे संभालता? अब और क्या बात करनी है? हर्ष के कपड़ों को जोर से खींचते हुए राहुल दौड़ा चला आया। अब तुम बस मुझसे बचकर दिखाओ। हर्ष ने अपने शरीर को पागलों की तरह हिलाया ताकि राहुल के हाथ उसके कपड़ों को ना पकड़ सकें। दूसरी तरफ मिली और एनी मोहिनी के पीछे पड़ी हुई हैं और मोहिनी के टैग को फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। आह, मुझे छोड़ दो, मोहिनी चिल्लाई। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मिली अचानक मुड़ी और उसने मोहिनी के पीछे लगे नेम टैग को फाड़ दिया। एनी और नवीन बाहर हैं, डायरेक्टर की आवाज आई। ये क्या है? एनी, जो अभी भी नेम टैग को हटाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वो दंग रह गई और मिली को अविश्वास से देखने लगी। मिली शरारत से मुस्कुराई। वो एक तरफ हट गई और मोहिनी की नेम प्लेट को एक विजेता की तरह ऊपर नीचे लहराया। अच्छी बात है। राहुल ने मिली को थम्स अप दिया, लेकिन उसके हाथों की हरकत एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उस समय का फायदा उठाते हुए नवीन और हर्ष भी अचंभित थे। वार करो, हर्ष बाहर है। हर्ष को भी राहुल ने अलग कर दिया है। हेमंत और रेणुका अभी भी गायब हैं। वो ऊपर से छुपकर सब देख रहे थे, पर सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सब खेल को इतना सीरियस होकर खेल रहे थे कि एक दूसरे को जानवरों की तरह खींच रहे थे। डायरेक्टर की आवाज आई। जो खेल से बाहर हो गए हैं वो प्लीज बाहर निकल जाएं। ये खेल अब क्या मोड़ लेगा? इस खेल का विजेता कौन रहेगा? क्या राहुल इस बार भी जीत पाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल और मिली भी स्टोर से उन दोनों के पीछे भागे। उन्होंने एक दूसरे का पीछा किया और वो तीनों पूरे मॉल में लगभग 5 मिनट तक दौड़े। लेकिन हेमंत और रेणुका भागते भागते भयानक तरह से थक गए थे। वो दोनों रुके और एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए और जोर जोर से हाँफते रहे। तभी राहुल और मिली वहां पहुंचे। राहुल, तुम दौड़ो, तुम सच में तेज दौड़ते हो, तुम सच में तेज हो, हेमंत ने हाँफते हुए राहुल से कहा। उसने अपने पीछे रेणुका को छुपाया हुआ था। उन दोनों का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और वो लगभग थक चुके थे। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत तेज हो, लेकिन माफ करना, सच तो ये है कि तुम बहुत धीरे भागते हो। राहुल की स्पीड हमेशा से ही तेज रही है। वो न सिर्फ तेज बल्कि घंटों तक भी तेज दौड़ सकता है। इसकी प्रैक्टिस उसे उसके पिछले जन्म से है। तुम भले ही यहाँ तक तो पहुंच गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जीत नहीं सकते, हेमंत ने खुद की हिम्मत बांधते हुए कहा। हम दोनों भले ही कमजोर खड़ी हों, लेकिन अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हम आसानी से हार नहीं मानेंगे। राहुल उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला,
ठीक है, तो फिर आओ एक फाइनल फाइट हो जाए। क्या ये सब राहुल की पहले से ही डिसाइड की हुई चाल है कि सबसे कमजोर कपल को वो फाइनल फाइट के लिए लाएं? क्या राहुल हेमंत को आसानी से हरा सकता है? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल ने हेमंत और रेणुका का पीछा किया। हेमंत ने रेणुका को अपने पीछे छिपा रखा है, जैसे कोई चिड़िया अपने अंडों को बचा रही हो। राहुल ने अपनी स्पीड बढ़ाई और दौड़ने लगा। मिली, जो कि चुपचाप खड़ी थी, वो एकदम से जोश में आ गई और राहुल के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। तभी रेणुका फिसल गई और फ्लोर पर गिर गई। उस वक्त मिली रफ्तार से रेणुका पर लपकी। रेणुका, रेणुका बचो! हेमंत के चिल्लाने की आवाज आई। रेणुका बिजली की तरह पलट गई और उसने अपनी पीठ जमीन की तरफ कर ली। आप मुझ पर चुपके से हमला करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आप जीतें, रेणुका ने हंसते हुए कहा। मिली खिलखिलाई और जवाब देने की सहमत नहीं उठाई और सीधे उसके नाम के टैग को फाड़ने की कोशिश में लग गई। उस वक्त रेणुका घबरा रही थी, पर उसका ध्यान अभी भी मिली पर था और वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दो खूबसूरत लड़कियों के बीच जंग छिड़ गई थी। दूसरी तरफ राहुल और हेमंत के बीच हाथापाई शुरू होने वाली है। अरे, तुम मुझे इस तरह नहीं हरा पाओगे, राहुल ने ऐसा कहते हुए अपने शरीर को हिलाया। राहुल की हरकतों के बाद उसके शरीर पर लगातार क्लिक की आवाजें आ रही थीं। वो कलाई घुमा रहा था, उसकी गर्दन को दाएं और बाएं घुमा रहा था, उसकी कमर मुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसकी हड्डी चटकने की आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी। हे भगवान, अक्षय के मुकाबले में ही राहुल इतना डरावना क्यों है? हेमंत ने घबराते हुए कहा। उसने जो जैकेट पहना हुआ था वो पूरा पसीने में भीग गया था। मैं आ रहा हूँ, राहुल ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेमंत का दिमाग काफी एक्टिव था और उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। अचानक राहुल ने पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह छलांग लगाई और हेमंत की ओर कूद पड़ा। हेमंत डरा हुआ था, पर चेहरे पर हिम्मत दिखा रहा था। हेमंत ने अजीब तरीके से जंप मारी और राहुल के वार से बच गया। राहुल के हमले को हेमंत ने चकमा देने की कोशिश की। हेमंत को हराना जितना आसान दिख रहा था, उसे हराना इतना आसान नहीं था। राहुल ने हेमंत को हराने की दूसरी तरकीब सोची। राहुल आधे रास्ते दौड़ा और फिर वो अचानक मुस्कुराया और उल्टी तरफ कदम के साथ रेणुका की ओर भागा। रेणुका और मिली में अभी भी जद्दोजहद चल रही थी। हेमंत ने राहुल को रेणुका की तरफ दौड़ते हुए देखा तो हेमंत भी चिल्लाता हुआ रेणुका की तरफ भागा। रेणुका, बैकअप! हेमंत ने रेणुका को अपनी तरफ खींच लिया और खुद की पीठ से उसे सपोर्ट किया। राहुल ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने अपने कंधे को आगे बढ़ाया और हेमंत से टकरा गया। टकराव इतना दमदार था कि हेमंत के मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। अरे! रेणुका को भी जोर का धक्का लगा। वो चिल्लाई और डगमगा गई और फिर अपने आप को संभालने के लिए 3 या 4 कदम पीछे हट गई। भाड़ में जाओ, ये राहुल बहुत स्ट्रांग है ना? डायरेक्टर, क्या मैं हार मान सकता हूँ? हेमंत रोने ही वाला था। अगर राहुल ने एक बार और ऐसा कुछ किया तो उसका पूरा शरीर टूटकर गिर जाएगा। केवल हेमंत ही नहीं, बल्कि रेणुका भी हैरान थी। उन दोनों के बीच के फासले का फायदा उठाते हुए राहुल बढ़ते कदमों के साथ रेणुका की तरफ आ गया। रेणुका ने केवल अपने पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। इससे पहले कि वो भागती, उसने अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस किया और फिर ये बहुत मजेदार और आसान था और ये अचानक से रेणुका का नेम टैग फट गया। नाम का टैग फाड़ दिया गया था। राहुल ने रेणुका के नाम का टैग उठा लिया और उसे हवा में फेंक दिया। उसी समय आवाज सुनाई थी, रेणुका और हेमंत बाहर हो गए। रेणुका और हेमंत बाहर हो गए। सिक्योरिटी वाले नजर आए, लेकिन इस बार रेणुका और हेमंत के अलावा राहुल को भी ले जाया गया। मैं क्यों चलूं? ये क्या हो रहा है? राहुल दंग रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मिली बाहर हो गई हो? हेमंत की शैतानी हंसी सुनाई दी। राहुल, मुझे लगा था कि तुम इस बार भी जीतोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिली भी बाहर हो गई होगी। एक आदमी को दूसरे लोगों की बदकिस्मती पर हंसते हुए देखकर राहुल हैरान रह गया। नहीं, रेणुका अभी भी अलर्ट थी। उसने कहा, ब्रॉडकास्ट पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है कि किसे बाहर करना है, यानी मेन रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ये ठीक है,
राहुल थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा जो उसका सपोर्ट कर रहे थे और पूछा, क्या हम बाहर जा रहे हैं? सिक्योरिटी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बस उन्हें रास्ते में ले गए। जैसा कि राहुल ने सोचा था, उन्होंने राहुल को जेल में नहीं भेजा, बल्कि मॉल की बिल्डिंग के ब्लॉक बी के तीसरी बेसमेंट के एंट्रेंस गेट पर ले गए, जहां उनकी टीमों का रहस्यमयी वॉटर रखा गया था। हर्ष, संकल्प और बाकी वो लोग जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था, वो पहले से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पहले लेवल की शुरुआत से पहले एंट्रेंस गेट पर दिखाई देने वाली लड़की की शेल्फ और मैला पानी भी रहस्यमयी पानी के साथ मेज पर रखा हुआ सामने दिखाई दिया। तुम किसे आते हुए देख रहे हो? क्या ये राहुल है? संकल्प ने चिढ़ते हुए कहा। संकल्प अभी भी बहुत नाराज था। ये देखकर कि राहुल को भी गार्ड वापस ला रहे हैं, वो तो खुशी से हंसते हंसते पागल हो रहा था। यार राहुल, क्या बाहर रहना अच्छा नहीं लगता? अक्षय जैसे एक सीधे लड़के ने भी शिकायत की। नवीन ने हंसते हुए कहा, अरे राहुल, तुम्हारा स्वागत है। ट्रेजर हंट टीम के बेशर्म लोगों के तानों का सामना करते हुए राहुल ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ नहीं बोला। इस समय मिली और रेणुका साथ चले आ रहे थे। अरे वो भी वापस आ गए हैं। एनी ने मिली और बाकी दो की ओर इशारा किया। तुम लोगों में से कौन जीता? अमृता ने पूछा। सब ने आंखें फेर ली। मिली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मोहिनी ने जवाब दिया। जानना चाहते हो कि कौन जीता? सोचो, खुद ही सोचो। बकवास मत करो, बस जितना पूछा है वो बताओ। स्टेज पर जाओ और ये अनाउंस करो। ट्रेजर हंट के सभी मेंबर्स को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्ली उनके दिल में खरोच कर रही है और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंग का रिजल्ट जानना चाहते हैं। 1, 2, 3। मिली ने 3 तक गिना और उसी समय रेणुका भी घूमी। सभी ने देखा कि मिली के पीछे का नेम टैग अभी भी था, लेकिन रेणुका का नेम टैग हट चुका था। ट्रेजर हंट टीम के सभी लोगों को अचानक समझ आया। हर्ष, अक्षय और बाकियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिरकार वो लास्ट में बचे लोगों में से नहीं थे। वो राहुल के लिए सच में खुश थे। हाँ, राहुल, जिसे लगा कि कोई उम्मीद नहीं है, उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और चिल्लाया। वो खुशी से आगे बढ़ा और उसने मिली को गले लगा लिया। नहीं, नवीन ने अपना हाथ सिर पर लगाया और चिल्लाया। उसकी दुख भरी आंखों से लोगों को लगा कि वो बहुत दर्द में है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अमृता ने अपना सिर हिलाया और कहा, बात बस इतनी है कि मिली का फुर्तीला शरीर रेणुका के सामने जीत ही सकता है। ये सही है। रेणुका, ये सब कैसे हुआ? अक्षय एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछ रहा था। क्या राहुल ने तुम पर हमला किया या मिली ने तुम्हें शिकार बनाया? रेणुका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ी हो गई। राहुल ने मिली का हाथ लिया और मेज के पास लौट आया और उसने एक अनोखे अंदाज से कहा, इस खेल से हमें ये पता चलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार का आदमी स्ट्रांग है या नहीं। जरूरी ये है कि आपके परिवार की औरतें कितनी स्ट्रांग हैं। मिली, आज तुम्हारी वजह से हम जीत पाए हैं। तुम बहुत ताकत से लड़ी। सच ही कहा है कि हर बड़ी जीत के पीछे एक औरत का हाथ होता है। खेली सही, पर तुम्हारे साथ की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। आज की जीत तुम्हारे नाम। मिली शर्मा गई और खामोशी से राहुल की आंखों में देखने लग गई। क्या खेल के साथ साथ किसी ने किसी का दिल भी जीत लिया है क्या? टीम की औरतों ने राहुल और मिली का मजाक उड़ाया। राहुल और मिली, जिन्होंने ये खेल जीता है, उनके पास बोतल बदलने का मौका है। डायरेक्टर ने आखिर में जंग को जीतने का इनाम दिया। राहुल और मिली मेज के सामने खड़े थे और बात कर रहे थे। सच में हमें पहले राउंड में जो समझ आया है वो ये कि रहस्यमयी पानी की बोतल का रंग 2008 आईपीएल टीम्स की जर्सी के 5 रंगों में से एक है। तो बैंगनी, गुलाबी और नीला यहाँ मौजूद नहीं है। मिली ने कहा, क्या अब हमारे लिए पानी बदलना फायदेमंद है? राहुल ने कहा, पहले 2 राउंड में पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर हम तय करते हैं। मिली ने कहा, अब और कोई कंफ्यूजन नहीं। लाल रंग की सबसे ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। राहुल ने कहा, तुम जो कुछ भी कहती हो वो सब सही है। ठीक है, पहले हेमंत और रेणुका से शुरू करते हैं। डायरेक्टर की आवाज सुनाई दी। कृपया इस गंदे पानी में अपना पानी डालें। हमारे हाथों में पर्पल रंग की बोतल है। हेमंत और रेणुका हाथ पकड़कर अपनी बोतल लेकर लकड़ी के स्टैंड पर आए। मुझे लगता है कि चाहे पानी की ये बोतल में रहस्यमयी पानी हो या ना हो, पहले राउंड से तुमने मुझे पानी की बड़ी टंकी में ढूंढा, मुझे अपनी पीठ पर बिठाया और फिर लास्ट राउंड में मुझे बचाया भी। मुझे पता है कि हम पिछले जन्म में जरूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेणुका ने हेमंत का हाथ पकड़कर कहा। रेणुका ने हेमंत को देखा। हेमंत,
चलो एक साथ बोतल खोलें। हाँ, एक साथ करते हैं। हेमंत ने गहरी सांस ली और ढक्कन को खोल दिया। दोनों ने एक ही समय में रहस्यमयी पानी को अपने हाथों में पकड़ा और उसे कीचड़ भरे पानी में डाल दिया। अरे, कुछ नहीं बदला। टीम के आदमी और औरतें भी गंदे पानी के बदलने पर ध्यान दे रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी की बोतल में पानी डाला गया है लेकिन छोटी पानी की टंकी बिल्कुल भी नहीं बदली है, तो वो समझ गए कि वो हार गए हैं। तुम कैसे कह सकते हो? हेमंत थोड़ा निराश दिखा और उसने कहा, क्या यहाँ भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है? हर कोई थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। हेमंत एक किस्म का शो स्टार होने का काबिल है। वो हमेशा जहाँ भी जाता है खुद का मजाक उड़ाता है। हेमंत और रेणुका, आप ये खेल हार चुके हैं। डायरेक्टर की आवाज बहुत ही सख्त थी। बाय बाय बाय। अगले राहुल और मिली हैं। प्लीज अपना पानी गंदे पानी के टैंक में डालें। फिर राहुल और मिली की बारी थी। दोनों लाल बोतल में रहस्यमयी पानी लेकर लकड़ी के शेल्फ पर आ गए। राहुल ने कहा, वैसे तो हम इस जिंदगी में कपल नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम पिछले जन्म में कपल रहे होंगे। ओह, अरे सच में तुम इस जन्म में एक साथ हो सकते हो? हाँ, एक साथ। टीम के आदमी और औरतों ने मजे लेते हुए कहा और फिर एक साथ होटिंग करने लगे। राहुल ने शांति से पीछे मुड़कर देखा और उसने सीधे बोतल को खोल दिया। उसने पानी की छोटी टंकी में पानी डाला और मजाक में कहा, अगर इस बोतल में सच में रहस्यमयी पानी है तो ये साबित करता है कि हम इस जन्म में किस्मत से मिले हैं। फिर कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम साथ रहे तो हम सब कर सकते हैं। चुप रहो। मिली ने छोटे पानी के टैंक में पानी डाला और उसने शर्माते हुए कहा, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? रहस्यमयी पानी की एक बोतल को कीचड़ भरे पानी में डाला गया और पानी की छोटी टंकी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खेल के 3 राउंड को खेलने के बाद वो लाल पानी के बारे में बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे थे और कम से कम 90% आशंका है कि ये असली रहस्यमयी पानी है। अरे देखो, पानी का रंग बदल गया है। सच में पानी कैसे साफ हो गया? डायरेक्टर, यहाँ आओ, हमें बताओ कि ये कैसे हुआ। ट्रेजर हंट टीम के सभी औरत और आदमी चर्चा करने लगे। बेशक उन्हें जलनी हो रही थी और दूसरी बात यह है कि वो इस बोतल के बारे में जानने के लिए उतावले हैं कि ये मैला पानी का टैंक कैसे साफ हो सकता है। राहुल और मिली का सच्चा प्यार साबित हो चुका है। डायरेक्टर ने सभी को अनदेखा किया और सीधे कहा, आपका इनाम पहले से इस पानी की टंकी में है। डायरेक्टर के बोलने के बाद सभी ने देखा कि पानी की टंकी की सतह पर एक छोटा सा वाटरप्रूफ ज्वेलरी बॉक्स था। इसे बाहर निकालो और देखो ये क्या है। हर्ष बहुत जिज्ञासु था। उसने राहुल से बॉक्स को बाहर निकालने को कहा। आखिर क्या होगा इस ज्वेलरी बॉक्स में जो राहुल और मिली को इनाम में मिला है? क्या राहुल और मिली इस जन्म में भी एक साथ हो पाएंगे? क्या उनकी इस जीत पर सब खुश होंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे,